हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 के सभी क्वेश्चन को आज हल करने वाले हैं और इसमें कुछ एग्जांपल भी है और इसको भी आज की क्लास में इसको भी करवा लेंगे और ताकि फिर जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा तो अब 1.6 से शुरू करेंगे। तो ठीक है, तो आइए फिर 1.5 के क्वेश्चन है। इसमें क्या नाम है, फिर जो हमने पिछली लेक्चर में आपको पढ़ाया था 1.4 के, तो उसमें भी उसके जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन और 1.5 के जो क्वेश्चन है इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए ठीक है, तो यानी जो 1.4 में हम लोग पढ़े थे कि ए यूनियन बी यानी कि दो समुच्चयों का सम्मिलन होता है और ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दो समुच्चयों का जो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन पार्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं, और जो दो समुच्चयों के बीच में ए माइनस बी माइनस ए यानी कि घटाते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि दो जो संक्रियाएं उसमें लगती हैं, ठीक है ना, तो वही होता है हमारी। तो आइए ठीक है, तो उनसे रिलेटिव और जो हमने कल पढ़ाया था वो चीज़, ठीक है। तो आइए ठीक है, और कल जो हमने पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे कि समुच्चयों का पूरक यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर जो हमने कल पढ़ाया था और जो पिछले पढ़ाए थे उसी से रिलेटिव आसपास के ही सब इसमें क्वेश्चन हैं। तो ध्यान रखें कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो हमारे करने से पहले आप लोग इसको करके इसका कमेंट में जवाब लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल यानी कि इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ए समुच्चय दिया गया है, उसके अवयव हैं 1 3 5 7 9। तो ए डैश ज्ञात करना है, तो बड़ा इजी है। तो हमने जो कल बताया था आपको कि भैया हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट हमारे दिया होना चाहिए, उसमें कोई एक समुच्चय दिया है। अब हमें ए डैश निकालने का बताए थे, क्या बताए थे हमने, ए डैश कैसे निकाला जाता है कि ए डैश निकालने के लिए इसका मतलब क्या है कि इस समुच्चय का पूरा पूछा है। तो इस समुच्चय कौन सा, ए, तो ए का पूरा क्या होता है, ए डैश। कैसे निकलता है कि भाई जितने भी यहाँ पे अवयव दिखाई दे रहे हैं तो इन सभी अवयव को छोड़ करके इसमें से माइनस कर दो, यानी कि समुच्चय यानी कि देखा जाए तो यू में से इस वाले अवयव को माइनस करना है, ए के अवयव को माइनस करना है, यानी कि ए के अलावा ये बताए थे ना नॉट ए, जो ए का पूरक होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉट ए, यानी कि ए के अलावा सभी को शामिल कर लो, वही जो कमी पड़ेगी वही होता है पूरक, यानी जो उसको कंप्लीटमेंट कर दे, पूरा कर दे, ठीक है ना। देखिए तो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पूछा है ए डैश, तो निकालिए ए डैश बराबर क्या होता है यूनिवर्सल सेट और क्या है माइनस में क्या है हमारे पास ए क्या है समुच्चय। तो देखिए ए डैश कैसे निकलेगा, ए डैश मैंने ए का पूरक, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक गिनती है और उसमें से किसके अवयव को माइनस करना है, ए के अवयव को माइनस करना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 इन जो 5 अवयव हैं इन पांचों अवयव को माइनस कर देना है यूनिवर्सल सेट के अवयव में से। तो देखिए कितने अवयव बचे हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और क्या बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारे पास क्या, ए डैश, यानी ए डैश मतलब कि ए का पूरक, ठीक है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। मान लीजिए कि यू एक शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है और एक कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो ए डैश ज्ञात कीजिए। यूनिवर्सल सेट है वो क्या है हमारे पास कि सहशिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है ना, सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक। और एक हमारे पास दिया गया है, हमारे पास एक समुच्चय हमारे पास दिया गया है, वो क्या है हमारे पास कि जो समुच्चय ए है हमारे पास वो क्या है, कक्षा 11 की सभी
लड़कियों का समुच्चय है। अब हमें देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, ए डैश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से समुच्चय ए माइनस कर देंगे। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, जिसमें बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ रहे हैं, और जिसमें से जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए में कौन से अवयव हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो यानी कि किसको माइनस करेंगे, सभी लड़कियों को माइनस कर दो, तो बचेगा क्या, इसमें बच्चे बचेंगे। यानी कि देखा जाए तो हमारे पास जो इसमें समुच्चय बचेगा, ये हमारे बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, कक्षा, जो ए डैश बनेगा वो क्या बनेगा, कक्षा 11 के सभी बालकों का, या कर, हाँ बालक बालिका, ऐसे यहाँ लड़के चले हैं, यहाँ लड़कों का समुच्चय, लड़कों का समुच्चय, यही हमारा आंसर है। ये ए डैश मालूम चला कैसे, ए डैश का मतलब होता है कि ए के अलावा भाई इसके अलावा इसमें से माइनस करेंगे तो यही समुच्चय दिखाई। ये जो हमारी यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में इसके माइनस करेंगे, ए के समुच्चय ए के अवयव को माइनस कर देंगे, तो समुच्चय ए के में कौन से अवयव हैं, मतलब कौन से इसमें देखा जाए एलिमेंट्स के तौर पर काम कर रहा है, सभी कक्षा 11 की सभी बच्चियाँ लड़कियाँ। तो उसमें से हटाना किसको है, इसको हटाना है, इनको हटाना है, बच्चियों को हटाना है। बच्चियों को हटा देंगे तो बचेगा क्या, कक्षा 11 में फिर कौन बचेगा, लड़के लड़कियां तो ही थे, तो लड़कियों को हटा दिए तो क्या कौन बचेगा, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों यानी कि सभी लड़कों का समुच्चय बचेगा हमारे पास। ठीक है ना, क्वेश्चन काफ़ी आसान है हद तक। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 22, ठीक है ना, इसको देखिए, फिर उसके बाद क्या नाम है, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, देखिए मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट बराबर हमारे पास दिया गया 1 2 3 4 5 6, ठीक, और हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं। देखिए बताते हैं आपको, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है u बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक। एक समुच्चय हमारे पास है a, क्या हमारे पास है 3 4 5, एक समुच्चय है b। देखिए ध्यान से, ऐसा करते हैं, एक समुच्चय हमारे पास है b, क्या हमारे पास है 3 4 5। देखिए क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, यूनिवर्सल सेट समुच्चय a समुच्चय b, दो समुच्चय दिए गए हैं। एक सार्वत्रिक समुच्चय के कितने समुच्चय दिए गए हैं, दो समुच्चय हमारे पास दिए गए हैं। तो हमें बताना है a डैश b डैश, और a डैश इंटरसेक्शन b डैश, फिर a यूनियन b, फिर ज्ञात कीजिए तथा फिर सिद्ध कीजिए कि a यूनियन b डैश इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो पहले आइए चलिए करते हैं पहले चीज़, पहले हम लोग a डैश और b डैश निकालते हैं, पहला काम। चलिए a डैश b डैश निकालने का तरीका क्या बताया था भैया, कि a का मतलब होता है, a डैश का मतलब होता है कि a का पूरक तो क्या लिखते हैं a डैश, ठीक है। अब a डैश का मतलब हुआ कि a का पूरक। अब a के अलावा जितने भी अवयव इसमें हैं उसको ले लीजिए, तो a के अलावा ही बोले थे ना, a के अलावा कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट माइनस में समुच्चय a। तो कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा कैसे निकलेगा, हमारे पास ये है जाएगा, हमारे पास क्या निकलेगा 3 4 5 के अलावा जितने भी सब ले लीजिए। तो 3 4 5 के अलावा कितने अवयव हैं, 1 2 6 है, 3 4 5 के अलावा 1 2 6, तो यानी कि 1 2 6, ये हमारे पास a डैश निकल गया। समझ में आया कि नहीं समझ आया कैसे निकल रहा है, a के अलावा जितने भी अवयव इसमें दिख रहे हैं वो हो जाएगा हमारा a डैश। अब b डैश निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, u माइनस b, ये बड़ा आसान है, थोड़ा समझिए कैसे। अब u माइनस b ये सब लिखने का तरीका तो एक तो अब अलग मालूम होता है, लेकिन जैसे कहे a डैश निकालिए तो देख लीजिए समुच्चय a क्या है, समुच्चय a में कितने अवयव हैं, जितने अवयव हैं यहाँ दिख रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए, जितने बच रहे हैं उसको ले लीजिए, वही हमारा a डैश हो गया। अब b डैश निकालना है तो b के देखिए समुच्चय b के कितने अवयव हैं,
जितने अवयव हैं तो बी के अलावा जितने भी अवयव दिखाई दे रहे हैं यानी सार्वत्रिक समुच्चय में उसको ले लीजिए। तो बी के अलावा यानी 3 4 5 यानी कि 3 4 5 के अलावा जितने भी अवयव दिखाई दे रहे हैं उसको ले लीजिए। एक सेकंड रुकिए, तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ एक चीज़ गड़बड़ हो गया है, रुकिए एक सेकंड। एक चीज़ गड़बड़ ये हुआ है कि हमारे पास ये जो है इस समुच्चय कुछ अलग दिया गया, इसका नाम, इसके अवयव कुछ और हैं। इसके अवयव हैं 2 है और 3 है, सॉरी। चलिए करना वही है। अब देखिए ए के अलावा कितने अवयव बच रहे हैं? ए के अलावा यानी कि 2 3 के अलावा 2 3 के अलावा 2 3 निकाल दीजिए, कितने बचेगा? 1 4 5 6, तो बचेगा 1 4 5 6। ठीक, अब उसी प्रकार से ये भी है। बी के बी डैश, बी का बी डैश निकालना है, क्योंकि देखिए बी डैश बोला है ना, बी डैश, तो बी डैश निकालिए। बी का पूरा क्या निकलेगा? बी के अलावा जितने भी अवयव ये यूनिवर्सल सेट में दिखाई दे रहे हैं उसको ले लीजिए। तो बी के अलावा यू माइनस बी कर लीजिए, यानी कि समुच्चय बी के अवयव में से माइनस करना है। समुच्चय बी के अवयव जितने हैं यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दीजिए। तो कितना बचेगा? कितना है? 3 4 5 हटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 1 2 6 बचेगा। यह आ जाएगा हमारे पास आंसर 1 2 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है मोटे मोटे तौर पे ए डैश बी डैश 1 2 6। ठीक है, अगला देखिए। चलिए ए डैश बी डैश निकल गया हमारे पास ए डैश आ गया, बी डैश आ गया। तो पहला इसको हम लोग एक काम करते हैं, ये हमारा पहला आंसर हो ही गया देखा जाए तो। ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। अब देखिए क्या बोला है उसके अलावा। ये पहला आंसर हो गया, ये तुम्हारा दूसरा आंसर हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है? ए डैश बी डैश। अब देखिए ध्यान से, ए डैश बी डैश क्या चीज़ है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश बी डैश। ए डैश के समुच्चय में अवयव देखिए, ए डैश के समुच्चय में अवयव देखिए। ए डैश बी डैश के समुच्चय में क्या करना है? इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन, कितने अवयव इसमें से कॉमन हैं। ए डैश बी डैश में देखिए कॉमन क्या है, उसमें से जो मिल रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। 1 मिल रहा है 1 निकाल लीजिए, और क्या मिल रहा है? 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, तो यानी कि 1 6 कॉमन बाहर निकाल लीजिए। तो यही हो जाएगा हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कितना हो जाएगा? 1 और 6। ठीक, चलिए ये भी हो गया हमारे पास। और क्या बचा है हमारे पास? ए यूनियन बी बचा है। अब बचा है हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब बता देना आपको, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है, यानी कि जो उसमें से कॉमन आ जा रहा है। अब ए यूनियन बी का मतलब कि दो समुच्चयों का क्या करना है? सम्मिलन, यानी कि मिक्स करना है। तो मिला लीजिए अवयव को। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव को मिलाइए, कितना हो रहा है? 2 3 है, 2 3, फिर क्या है? 3 तो है ही है, 4 5। ये हमारे पास है ए यूनियन बी। समझ में आया? अगला देखिए क्या है, ज्ञात कीजिए। सब ज्ञात हो गया हो, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और क्या ज्ञात हुआ? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी। ये हो गया, ज्ञात हो गया। फिर क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो सबसे पहले हमने तो ए यूनियन बी तो निकाला ही है। अब ए यूनियन बी का क्या निकालेंगे? डैश निकालेंगे, यानी कि देखा जाए तो ए यूनियन बी का हम डैश निकाल लेंगे। डैश का मतलब क्या हुआ भाई? ये हमारे पास समुच्चय था, तो हमने क्या किया? इस समुच्चय का पूरक निकाले, तो यानी कि ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ? ए के अलावा जितने भी अवयव हैं, ए के अवयव के अलावा जितने भी अवयव हैं वो ए डैश होता है। उसी प्रकार से ए यूनियन बी का अगर हम डैश निकालेंगे, यानी ए यूनियन बी का पूरक निकालेंगे, तो ए यूनियन बी के जितने भी अवयव हैं उसको हटाइए, जितने अवयव बच रहे हैं वो हमारा पास ए यूनियन बी डैश आएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है, देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे यू माइनस में ए यूनियन बी, यही करना है। अब देखिए क्या आएगा? ए यूनियन यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से ए यूनियन बी के अवयव को हटा दीजिए। समुच्चय यू में से ए यूनियन बी के अवयव को हटाना है। तो ए यूनियन बी के अवयव कौन कौन से हैं? 2 3 4 5। कितने हैं? 2 3 4 5 हटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 1 और 6 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 6। ठीक, ये हमारे पास आया है ए यूनियन बी डैश आया है। अब देखिए अगला क्या है हमारे पास। अब निकालना है हमें
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमारे पास निकला है क्या, ये है ना। तो क्या चेक करिए, ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। ए यूनियन बी डैश बराबर है, ये देखिए 1,6 किसके बराबर है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, बी डैश के। ये तो देखा जाए तो बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि हमने इसको कल ही बताया था ना आपको कि पूरकों के कुछ गुणधर्म बताए थे ना आपको। तो क्या बताया था कि ए यूनियन बी डैश और इक्वल में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ यही बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक, मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही देखा जाए प्राकृतिक संख्या हमारे पास, ठीक है ना। और एक समुच्चय हमारे पास दिया गया है 1 2 3 4, और समुच्चय भी दिया गया है 2 4 6 8, ठीक। और इसमें एक 6 समुच्चय दिया गया हमारे पास 3 4 5 6। इसके मतलब एक सार्वत्रिक समुच्चय के अब की बात 3 समुच्चय दिए गए, ए समुच्चय बी, समुच्चय सी। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, बड़ा इजी है, देखिए ध्यान से। इजी क्या है, इसमें वही पुराना वाला सिस्टम है जो बताए थे आपको, ठीक है ना। ए डैश निकालना है। ए डैश का मतलब क्या हुआ है, समुच्चय ए के अलावा जितने भी नॉट है, यानी ए का पूरक निकालने के लिए क्या बोलते हैं, ए का पूरक क्या बोलते हैं, नॉट है। यानी कि ए के अलावा जितने भी अव्यय दिखाई दे रहे हैं सब ले लीजिए। यानी कि हमें ए डैश निकालना है तो समुच्चय यानी कि देखा माइनस करना पड़ेगा, फार्मूला लगा रखी देंगे आपके हिसाब से। देखिए यानी कि अगर हमको ए डैश निकालना है तो यहाँ लिखिए ए डैश बराबर में क्या लिखेंगे, यू माइनस में समुच्चय ए। तो क्या निकलेगा हमारे पास, ए डैश क्या निकलेगा, यू माइनस ए करिए, समुच्चय यू में से ए के अवयव को हटा दीजिए। यही बोलता है ना कि ए का पूरक यानी कि ए डैश, तो ए के अलावा, तो यानी ए के अलावा का मतलब क्या हुआ, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उसको छोड़ दीजिए, जितने अवयव बच रहे हैं वही हमारे पास ए डैश है, क्योंकि वही जो है ए का पूरक कहलाएगा। यानी वही जो है ए का पूरक, इसका मतलब ए को कंप्लीट करेगा, जाकर कंप्लीटनेस लाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को छोड़कर कितने बचे हैं, 5 6 7 8 9। तो कितने अभी बच रहे हैं, 5 6 7 8 9। यही हमारे पास क्या है, ए डैश। समझ में आई बात। अगला देखिए, अगला हमारे पास बी डैश। तो बी डैश निकालिए सबसे पहले। तो बी डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ठीक है ध्यान से। अब बी डैश निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें बी का पूरक मतलब कि समुच्चय बी के अलावा जितने भी अवयव बच रहे हैं उसमें से माइनस कर लीजिए, यानी कि इसमें से। तो इसमें से क्या निकलेगा, u माइनस में b। तो क्या निकलेगा, कितना है 2 4 6 8, 2 4 6 8। इन सभी अवयवों को हटा दीजिए, यानी कि देखा जाए तो ये क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है। और सम संख्याओं का समुच्चय को निकाल कर जितने बच रहे हैं उतना ले लीजिए बाहर। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो ये क्या हुआ, एक देखा जाए तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बन रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास बी डैश है। अब निकालना है ए, यहाँ पे डैश लगा है क्या, ए यूनियन सी डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, ए यूनियन सी डैश तो निकालना है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी निकालिए। ए यूनियन सी सबसे पहले काम है कि ए यूनियन सी निकालिए। तो देखिए ए यूनियन सी क्या है हमारे पास, ए यूनियन सी का मतलब क्या है, समुच्चय ए और समुच्चय सी के अवयव को सम्मिलित कर देना, मिला लेना, मिक्स कर लेना, ठीक है ना। तो यानी कि ए यूनियन सी, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव को मिलाइए। तो कितना है समुच्चय में, और कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले, तो 1 2 3 4, ठीक। अब क्या करना है, 1 2 3 4, 3 4 तो है ही है, 3 4 तो ही है। 5 6 ले लीजिए, 5 6 कमी है, ठीक। अवयव की संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, हमने बताया डिटेल में। अब क्या करना है कि ए, यानी जैसे हम इसमें निकालते थे कि भाई ए का पूरक ए डैश, उसी प्रकार से ए यूनियन सी का पूरक क्या होगा, ए यूनियन सी का पूरक मतलब क्या है, ए यूनियन सी के अवयव को हटा करके, ए यूनियन सी नॉट ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन सी के अलावा कितने अवयव बच रहे हैं, किसमें से, सार्वत्रिक समुच्चय में से। तो जितने भी अवयव हैं 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 को हटा दीजिए, कितने बच रहे हैं 7 8 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, कितना बचेगा 7 8 9। इसको थोड़ा अलग कलर से करो ताकि समझ में आएगा आपको। ये हमारे पास निकलेगा ए यूनियन सी डैश निकलेगा, क्या निकलेगा 7 8 9। ये हमारे पास है ए यूनियन सी डैश। ठीक, इसी प्रकार से अगला करिए। ए यूनियन बी डैश निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, समुच्चय बी के अवयव को मिक्स कर लीजिए। समुच्चय बी के अवयव क्या है 1 2 3 4 4, कितना है 1 2 3 4। तो बी के अवयव कौन से हैं 2 4 6 8 है, जो कि 2 तो है ही है, चलिए ठीक है, 4 भी है ही है, 6 8 नहीं है, 6 8 ले लीजिए 6 8। अब क्या करना है ए यूनियन बी डैश, यानी कि ए यूनियन बी का पूरक। ए यूनियन बी का पूरक क्या होगा ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनियन बी के अलावा, तो ए यूनियन बी के अलावा मतलब कि 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 अवयव हटा दीजिए। कौन कौन अवयव बच रहे हैं 5 7 9। कितने अवयव बच रहे हैं 5 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो इतने अवयव बच रहे हैं। जो अवयव बच जाएंगे वही हमारे क्या हो जाएगा ए यूनियन बी डैश। ठीक है ना। अगला देखिए क्या करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें दिमाग ये लगाना है, सबसे पहले तो अंदर क्या लिखा है ए डैश। ए डैश क्या निकाला है यहाँ पर हमारे पास, देखिए ए डैश हम निकाले ना 5 6 7 8 9, क्या निकलेगा, सॉरी देखिए पहले ए डैश क्या है हमारे पास, ए डैश है हमारे पास 5 6 7 8 9। ठीक, 5 6 7 8 9। एक सेकंड रुकिए, सीधा हल कर दीजिए। हमें निकालना है ए डैश फिर डैश, यानी कि ए डैश पहले देखिए क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं, ये हमारे पास ए डैश है। ठीक, अब ए डैश का डैश निकालना है, यानी कि ए डैश का पूरक निकालना है। जैसे हमारे पास ये जो ए डैश था तो ये किसका पूरक था, समुच्चय ए का पूरक था। उसी प्रकार से ए डैश का अगर पूरक निकालेंगे तो ए डैश का पूरक तो क्या निकलेगा ए डैश डैश, ए डैश डैश, ए डैश सी। ठीक है ना। उसी प्रकार से निकालिए इसको। ए डैश हमारे पास क्या है, ए डैश के अवयव कितने हैं 5 6 7 8 9। तो ए डैश का पूरक निकालेंगे तो ए डैश नॉट ए डैश, यानी कि ए डैश के अवयव को हटा करके जो बचेगा वो हमारा होगा ए डैश डैश होगा। तो निकालिए क्या निकलेगा हमारे पास, इसको एक काम करिए सर लिख लीजिए, ए डैश फार्मूला क्या हो जाएगा ए डैश, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए डैश के अवयव को। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ये है, क्या माइनस करेंगे ए डैश के अवयव को हटा देंगे। ए डैश के अवयव कौन कौन से हैं 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 को हटा दीजिए, कितना बचेगा 1 2 3 4 बचेगा। तो बचेगा 1 2 3 4, ये इतने अवयव बच रहे हैं। ये हमारे पास क्या निकलेगा ए डैश डैश निकलेगा। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है हमारे पास बी माइनस सी डैश। बी माइनस सी मतलब कि समुच्चय बी में से सी के अवयव को हटाना है। समुच्चय बी में से सी के अवयव को हटा देना है। तो सी के कितने अवयव हैं कि जो बी के पास है, बताए थे ना भाई। सबसे पहले बी माइनस सी निकालिए, सबसे पहला काम है बी माइनस सी निकालिए। बी माइनस सी क्या आ रहा है, समुच्चय बी में से सी के अवयव को हटाना है। तो सी को कितने अवयव हैं, सी को कितने अवयव हैं कि जो कि बी के पास है। 3 है, 3 नहीं है, 4 है, 4 मिल गया, 5 है, 5 नहीं है, 6 है, 6 है, यानी कि 4 6 इसके पास है। तो 4 6 को यहाँ से निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2 6 बचेगा। तो कितना बचेगा 2 6 बचेगा। अब क्या करना है कि बी माइनस सी का डैश निकाल दीजिए, बी माइनस सी का पूरक। तो बी माइनस सी का पूरक मतलब क्या कि बी माइनस सी के अवयव को अलावा। तो क्या निकलेगा यू माइनस में बी माइनस सी, ये निकलेगा ना। तो क्या निकलेगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, बी माइनस सी, यानी यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी के अवयव को हटाना है। तो बी माइनस सी के कितने अवयव हैं 2 6, 2 6 को हटा दीजिए, 2 6 को हटा दीजिए, कितना बचेगा 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना है, 7 8 9। केवल कौन कौन से अवयव होते हैं 2 6, 2 6 को हटाइए,
बाकी 1 3 4 5 7 8 9 सभी अवयव बच जाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन बेहद ही आसान है, ठीक है ना। एक बार आप इसको घर पे ट्राई भी करते रहिएगा। वैसे क्वेश्चन कराने के लायक नहीं है जगह देखा जाए तो, लेकिन फिर भी चलिए करा देते हैं इसको, ठीक है ना। करा इसलिए दे रहे हैं ताकि जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें फिर हम कोई बहाना नहीं सुन पाएंगे कि हाँ कोई बच्चा कह दे कि हाँ सर आप ये पढ़ाए नहीं है तो आप पढ़ा कैसे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम कोई डाउट छोड़ेंगे नहीं। तो अगर कोई भी फिर भी अगर पढ़ाने के बाद कोई डाउट रहती है या रहता है तो आप हमें उसको कमेंट करिए, तो हम उसको जवाब आपको देंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, उसका जवाब नहीं बताएंगे हमें समझ नहीं आया है, तब तक हम कैसे जान पाएंगे। अब हम सीधा निकल के तो आएंगे नहीं आपके पास, तो इससे अच्छा है कि हमको बता दीजिएगा, नहीं ताकि फिर जब हम बीच से पढ़ाएं फिर हम पढ़ाने लगे स्टार्ट कर देंगे, फिर हम बैक नहीं लेंगे, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए सभी से ये निवेदन है कि आप लोग को ना अगर समझ में आए तो आप हमें प्लीज़ करके कमेंट करिए, तो उसका मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा, ज़रूर से ज़रूर, ठीक है ना। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोला है यदि यूनिवर्सल ABCDEFGH तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करना है। तो आइए, कोई कुछ में खास है नहीं, देखिए सीधा पूरक ज्ञात कीजिए। तो ए का पूरक क्या होगा, A डैश, तो ये निकालिए A डैश कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए के अवयव को माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के अवयव को हटा दीजिए। ए के समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से, ABC, कहाँ से हटाना है, ABC हटा दीजिए, क्या बचेगा DEFGH, तो बचेगा DEFGH, ये हमारे पे क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा, पहला हल हो गया। अगला देखिए बी का पूरा क्या होगा, B डैश, कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से B के अवयव हटाइए, B के अलावा जितने बचेंगे वो B डैश होगा, B का पूरक कहलाएगा B डैश। तो क्या होगा DEFG हटाइए तो कितना बचेगा, ABCH बचेगा, ठीक है ना। ये B डैश, ये A डैश, ये भी हल। अगला देखिए C डैश निकालिए, C का पूरा क्या होगा, C डैश। थोड़ा क्वेश्चन को तेज़ी में इसलिए ले रहे हैं, उतना हम समझाने के उतना नहीं ले रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बेहद ईजी है। हमने ये क्वेश्चन हमने बहुत बार एग्जांपल के माध्यम से आपको लोग समझाया कि पूरक क्या चीज़ होती है, कैसे निकाला जाता है, तो हम कर रहे हैं। तो आप लोग एक काम करिए, रफ पेन लेकर के बैठे हों तो आप इसको लोग को हमसे पहले करिए इसको, जितना आप करने की कोशिश करेंगे। देखिए करने से क्या होता है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे उसको, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कहते नहीं, एक करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान और रसरी आवत शीत पे सिल पर परत निशान, ऐसे कुछ कहावतें हैं जो कि ये सच्चाई वाली कहावत है, कोई वो नहीं है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है, और कर्म चाहे जिसका भी हो। जैसे भगवान श्री राम हैं, तो भगवान कैसे बने, जब वो 14 वर्ष के वनवास काट कर आए तो वो भगवान हो गए। नहीं तो अगर वो सोचो, जब वो भगवान हो करके पुरुषोत्तम श्री राम हो करके, वो सोचिए पहले वो जब वो कठिन मतलब संघर्ष किए हैं, तो हम हमारी और आपकी क्या है मतलब वो है। तो इसलिए मेहनत से पीछे मत हटिए, और मेहनत करने वाला इंसान कभी कष्ट में नहीं हो सकता, इतना हम जानते हैं। तो मेहनत भी कई तरह से होते हैं, ठीक है। पहले आइए हम क्वेश्चन को हल करते हैं, नहीं तो अगर हम समझाएंगे तो फिर हमारा जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही हाई लेवल तक पे चला जाएगा। बात ये है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ पढ़ाए हैं सब समझाते हैं, तो फिर बच्चे बहुत कुछ लोग तो ध्यान से अगर समझने वाले बच्चे होंगे तो समझते ही हैं, नहीं समझने वाले बच्चे रहेंगे तो कहेंगे सर जी आज पढ़ा रहे हैं, आज सर जी क्या बता रहे हो। तो जिसके लिए ये लगेगा तो वो ठीक ही है नहीं। अब भाई जिसके बाद हमारी बात को अगर समझ में आएगी तो वो तो समझ ही जाएगा कि हाँ सर जी कहने का गोल मतलब वो क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। तो देखिए चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। अब C डैश निकालना है, C के अलावा जितने अवयव भी हैं C डैश निकल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में से C के अवयव को माइनस करिए तो कितना बचेगा, C के अवयव कौन कौन है, ACEG हटाइए, क्या बचेगा BDFH इतने अवयव बचेंगे जो कि हमारे C का पूरा है, C डैश। अगला क्या है हमारे पास, D का पूरा क्या होगा, यूनिवर्सल में से D के अवयव हटा दीजिए समुच्चय D के, तो कि D के अवयव कौन कौन से हैं, FGHA। क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से,
FGHA हटाइए तो कितना बचेगा, BCDE, BCDE, BCDE। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। ज़रूर से ज़रूर अपना नाम पता सब लिख करके भेजिएगा, हम देखेंगे कि हमारा वीडियो कहाँ तक कितना दूर तक जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। कुछ नहीं है, अब की बार जो है कि अब की ये रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया गया, ये हम जितने भी हमारे दिए गए हैं समुच्चय दिया गया है वो हमारे समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। अब इसी का बताना है, इसका पूरक बताइए। चलिए देखिए, अब यही जान लीजिए भैया कि मान लीजिए कि अगर ये एक सम प्राकृतिक संख्या है, जो कि बोला कि क्या गया है कि जो हमारा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है जो हमारे पास है वो क्या है, वो यूनिवर्सल सेट क्या है, एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और जैसे बोल दे कि हाँ भैया एक हमारे पास समुच्चय मान लीजिए कि A है, उसी प्राकृतिक संख्याओं समुच्चय जो है हमारा वो यूनिवर्सल सेट है, वो हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का क्या भंडार है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है कि मान लीजिए कि हम बोल दें कि सम प्राकृतिक संख्याओं B समुच्चय, एक समुच्चय A है जो वो प्राकृतिक संख्याओं का सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो उसमें क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में अगर पूछे कि A डैश निकालिए, तो जो हमारा A है, समुच्चय A है, वो क्या है, बेसिक तौर पे सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो क्या करेंगे, सम प्राकृतिक संख्याओं को माइनस कर देंगे, कहाँ से, यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास क्या है, वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्याओं को निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा, विषम संख्याएं, जो कि क्या बन जाएगा वो, तो वो विषम संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा, ठीक है ना, यानी जो बचेगा उसके अंदर, ठीक है। देखिए चलो देखिए एक आध तो करते हैं तो खुद समझ में आएगा। तो क्या बोला है कि जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए कि निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। यानी जितने भी समुच्चय हमारे लिखे गए हैं वो सब समुच्चय किस रूप में हैं, समुच्चय निर्माण रूप में है, ठीक है। तो इसको या तो आप रोस्टर रूप में लिख लीजिए, तब इसको आप पूरक लिखिए। तो या तो इससे अच्छा है कि जैसे लिखा है, ईजी है, मैं आपको समझा दूंगा, बड़ा ईजी है, आ जाएगा, उसमें कोई एक दो राय नहीं है, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, मानना क्या है भाई, इस समुच्चय को कोई नाम नहीं दिया गया, तो मान लेते हैं कि समुच्चय का नाम दे देते हैं हम, इस समुच्चय का नाम देते हैं मान लीजिए A, इस समुच्चय का नाम दे दीजिए B, इस समुच्चय का नाम दे दीजिए C, D, E, F, G, H, I, J, K। भाई समुच्चय का नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना, समुच्चय का नाम तो ABCD के अक्षर कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने सबके समुच्चय कोई नाम दिया ही नहीं था, तो हमने दे दिया सबका समुच्चय का नाम कि हाँ भैया A समुच्चय, B समुच्चय, D समुच्चय। नाम देने से थोड़ा सा ये स्पष्ट हो गया कि भाई ये समुच्चय A, हमने क्या बताया था कि एक से हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया गया, तो हमारे पास हमने कल एक समुच्चय, दो समुच्चय बहुत होगा, 3 समुच्चय से लेकर के हमने A डैश, B डैश, C डैश निकालना सिखाया होगा। लेकिन हमने क्या बताया, एक चीज़ हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिए कि हमारे पास कितने भी समुच्चय दिए हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर कितने भी समुच्चय दिए गए हैं तो उसका सब A डैश, B डैश, C डैश, E डैश जो भी निकालना उससे निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, आइए देखते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे अब निकालना है भैया, पूछा तो यही है ना, कि निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो हमने ये समुच्चय का नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इस समुच्चय का नाम दिया C, इस समुच्चय का नाम दे दिया D नाम दे दिया, और ये जो पाँचवें वाले जो समुच्चय है इसका नाम दे दिया E। इसी प्रकार से और सभी समुच्चय का जो निर्माण रूप लिखा है उसका हमने नाम दे दिया, उसका एक नामकरण कर दिया है। तो हमें अब बताना है भाई A का पूरक क्या होगा, A डैश होगा। तो A का पूरक का मतलब क्या हुआ, A डैश। तो A डैश क्या आएगा हमारे पास, बेसिक तौर पर थोड़ा देखिएगा ध्यान से, हमारे पास A डैश क्या आएगा, हमारे पास A डैश आएगा, हमारे पास A डैश क्या आएगा हमारे पास, U माइनस A, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल माने कि U माइनस A, यूनिवर्सल सेट माने A। तो A के अलावा जितने भी अवयव हैं उसको हटा लीजिए, उसको निकाल लीजिए। अब देखिए ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो एक क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है।
ठीक, जो समुच्चय है यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास वो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। एक समुच्चय हमारे पास है पहला ए, सवाल जो दिया गया है कि x जो है x इस प्रकार का x है कि एक प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक सम संख्या है तो प्राकृतिक सम संख्या कौन कौन होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ते बढ़ते चलाएंगे जो सम संख्याएं हों। तो इसका मतलब क्या है? तो ये तो प्राकृतिक संख्या है, उसमें से प्राकृतिक यानी कि जो समुच्चय ए है तो u माइनस ए करना है। तो u माइनस ए करने का मतलब क्या हुआ? समुच्चय u में से समुच्चय ए के अवयव को हटा दीजिए तो जो बच जाएगा वही हमारे पास क्या होगा? ए डैश होगा। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में से अगर हम सम संख्या निकाल दें तो क्या अंदर बचेगा? विषम संख्याएं बचेंगी। जाहिर सी बात है भाई, अगर सम निकाल दें तो विषम बच जाएगी और विषम निकाल दें तो सम बच जाएगी। बस यही चलेगा इसमें, अंदर और कुछ चलेगा ही नहीं। देखिए ध्यान से, तो बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा क्या हमारे पास? क्या हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो x है, एक काम करते हैं इसको इस पर लिख दें कि ए डैश क्या निकलेगा? कि ए डैश ये निकलेगा कि इस तरह लिखिए कि ए डैश इस तरह लिखिए कि ए डैश इस तरह लिखिए क्या इस तरह लिख दीजिए भाई। विषम 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 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बन रहा है, यानी विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9 और क्या होता है? 11, 13, 17 डैश अंत तक बढ़ता चलाएगा। तो ये जो ए डैश निकला है ये हमारा क्या है? विषम। इसको जानते हैं समुच्चय निर्माण में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? x सच दैट कि x क्या है? एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम अगर ये तो रोस्टर रूप में लिख दिए हैं, अगर इसको समुच्चय निर्माण में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x इस प्रकार का x है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। खत्म, यही लिखना है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो x जो है, x क्या है? एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो चाहे इसको रोस्टर रूप में लिखिए चाहे समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, हमने आपको दोनों तरीके से बता दिए हैं। कैसे बताया है कि भाई जो यूनिवर्सल सेट है, एक बार देख लीजिए, यूनिवर्सल सेट है, एक समझ जाइए तो इतना बाकी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। जो यूनिवर्सल सेट है वो प्राकृतिक संख्याओं का एक भंडार है। अब उसमें से हम एक समुच्चय अलग से दे दिया कि सम संख्या का समुच्चय है, तो उस जो सम संख्या के समुच्चय के नाम मान लिए ए है, तो हमको ए का पूरक निकालना है। यानी सम के अलावा क्या है? विषम। तो विषम जो है क्या होगा? उसको पूरा करेगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का पूरक। तो उसका पूरक क्या होगा? सम का पूरक क्या होगा? विषम। विषम का पूरक क्या होगा? सम होगा। समझ आ रहा है नहीं? तो यही चीज़ है, मतलब कि जो उसमें निकाल रहे हैं तो उसके अंदर क्या बच रहा है वही तो है रिजल्ट, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। अब देखिए ध्यान से, अगला देखिए। अब अगला यहाँ तक है कि कर लेंगे आप लोग उसको भी। अब जो समुच्चय बी है तो समुच्चय बी का बी डैश निकालिए। तो समुच्चय बी का बी डैश निकालेंगे तो इसका समुच्चय निर्माणी रूप हम लिख देते हैं। बल्कि सबसे पहले क्या है कि अंदर जो है क्या है? समुच्चय बी क्या है हमारे पास? x इस प्रकार का x है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अंदर अगर विषम प्राकृतिक संख्या है तो उस विषम प्राकृतिक संख्या को हम हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्याओं में से विषम प्राकृतिक संख्या को निकाल दीजिए, क्या बचेगा? सम प्राकृतिक संख्या। यहाँ लिखिए कि x इस प्रकार का x है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अगला देखिए, c समुच्चय है हमारे पास, तो c डैश निकालिए। c का पूरक c डैश क्या निकलेगा हमारे पास? देखिए ध्यान से, संख्या 3 का गुणज, संख्या 3 का एक धन गुणज है। यानी कि जो x है वो x इस प्रकार का x है कि x जो है संख्या 3 का एक धन गुणज है। अब संख्या 3 का एक धन गुणज अगर हम उसमें से निकाल देंगे प्राकृतिक संख्या में से, 3 का धन गुणज का मतलब क्या होगा? 3 का पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, मतलब जो भी है, तो 3 का पहाड़ा निकाल दीजिए। उसमें से 3 का जो भी गुणज बनेगा उसको बाहर निकालना है। जो संख्या यानी कि भाई यही तो है ना, c के अलावा क्या है? c डैश है। तो c क्या है? c जो है संख्या, जो x संख्या 3 का एक धन गुणज है। जो 3 का गुणज इसको बाहर निकाल दीजिए प्राकृतिक संख्या में से, तो अंदर बचेगा क्या? 1 2 3 हटा देंगे क्योंकि 3 एक गुणज है। 1 2 फिर क्या बचेगा? 3 हटाइए, 4 5 6 हटाइए क्योंकि 6 क्या है? 3 का गुणज है, ठीक है ना। और क्या है? 7 और क्या बचेगा?
8 3 का गुणज नहीं है और 9 3 का गुणज है। इसी प्रकार से ये डैट 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 से बढ़ता चला जाएगा। इसको अगर रोस्टर रूप में लिखना है रोस्टर रूप में लिख दीजिए। अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका ये है कि अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं इसको आप, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिखिए कि एक्स इस प्रकार का एक्स की एक्स जो है संख्या 3 का गुणज संख्या 3 का गुणज नहीं है। देखिए जहाँ से उम्मीद होगी कि बताने की अगर रहेगा क्वेश्चन बेहद ही आसान है, चाहे जिस तरह करिए बात एक ही है। तो एग्ज़ाम में आप कोई चाहे रोस्टर रूप लिख कर आइएगा चाहे समुच्चय निर्माण रूप लिख कर आइएगा, दो में से एक ही लिख कर आइएगा, गलत मत करके आइएगा, ठीक है ना। दोनों सही है, दोनों में से जो भी आपकी इच्छा लगे उसको करके आइएगा, ठीक है ना। तो सी का सी डैश यानी सी का पूरक क्या होगा सी डैश। तो सी के अलावा जितने भी अवयव हैं बच रहे हैं उस वही तो होगा सी डैश। तो सी के अलावा यानी कि यूनिवर्सल में से सी माइनस कर दीजिए तो सी डैश निकल आएगा। तो यूनिवर्सल में सी डैश सी माइनस करने का मतलब क्या है कि कौन सी संख्या उसमें से बाहर निकाल रहे हैं। जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है या सार्वत्रिक समुच्चय, तो सार्वत्रिक समुच्चय जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो सब प्राकृतिक संख्याओं में से कौन सी संख्या निकाल रहे हैं जो 3 का गुणज है। जो भी 3 का गुणज है प्राकृतिक संख्या में 3 का गुणज कौन है 3 है 6 है और क्या है 9 है और 12 है और क्या है 15 है और 18 भी है और 21 भी है और 24 भी है। मतलब ऐसे करते हुए कि जितने भी 3 के गुणज बन रहे हैं उसको तो बाहर निकालिए, बाकी सब लिख दीजिए। तो इसलिए चाहे इसको इस तरह से लिखिए भाई 3 के जो गुणज हैं उसको हटा दीजिए 1 2 4 5 6 हटाइए 7 8 ऐसे और बढ़ते बढ़ते चले आएंगे। तो उसको लिख दीजिए। अगर ये रोस्टर रूप में है ये समुच्चय निर्माण रूप में जो भी अच्छा लेके लिख दीजिए। भाई यहाँ पे क्या है एक धन का गुणज है तो यहाँ पे क्या है एक्स इस प्रकार का एक्स की संख्या 3 जो एक्स जो है वो संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। धन गुणज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे धन गुणज का प्रयोग किया गया कि 3 धन का गुणज नहीं है। खत्म बातें की है, ठीक है ना। अगला देखिए एक्स इस प्रकार का एक्स है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो उसमें से अब जो डी समुच्चय है समुच्चय डी का क्या निकालेंगे डी डैश निकालेंगे। डी डैश का मतलब क्या डी का पूरक। तो डी का पूरक क्या निकलेगा हमारे पास डी का पूरक निकलेगा डी डैश। डी डैश क्या है डी क्या है देखिए समुच्चय डी क्या है एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन होती हैं अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7 यही सबको निकाल दीजिए। तो अंदर जो बचेगा वो हमारे क्या है भाज्य संख्या है। तो अंदर जो हाँ अभाज्य को निकालेंगे अंदर बाहर प्राकृतिक संख्याओं में से अभाज्य संख्या को बाहर निकाल दीजिए, अंदर बचेगा क्या भाज्य संख्या बचेंगी। तो ये तरह लिखिए थोड़ा सा या तो इस तरह लिख दिए कि x एक अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा भाज्य संख्या। एक्चुअली देखा जाए तो इस प्रकार लिख दिए कि x इस प्रकार का x है कि x एक अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि जो डी डैश निकाल रहे हैं डी का जो पूरक निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि x इस प्रकार का x एक अभाज्य संख्या नहीं है। करके देखिए सोच के देखिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। अब उसमें से क्या निकालना है एक डी समुच्चय हमारे पास है। डी कैसा समुच्चय है डी समुच्चय इस प्रकार का एक्स है कि डी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होती हैं 2 3 अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे जिसका 2 गुणज ना हो मतलब तीन खंड नहीं हो सकता जो स्वयं के टेबल से कटेगा 2 3 5 7 11 और क्या होता है 13 और 17 अनंत तक। तो अब जितने भी प्राकृतिक संख्याओं में से ये संख्याएं दिख रही हैं ये अभाज्य संख्या है 2 को हटाइए 3 को हटाइए 5 को हटाइए और 7 को हटाइए और किसको है 11 को हटाइए 11 को हटाइए यहाँ पर कहीं 11 आएगा 13 को हटाइए यहाँ कहीं 13 आएगा 17 को हटाइए 17 को हटा दीजिए। तो बाकी बच कौन रहा है 1 4 6 8 9 भी है क्या और 11। ठीक है देखा जाए तो ऐसा करिए यहाँ पे अभाज्य संख्याएं निकाल ले रहे हैं
तो भाज्य संख्या बचनी चाहिए, जो कि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे इस तरह लिख दीजिए कि अभाज्य संख्या नहीं है, ये जो चीज़ लिखे हैं ये बेटर है। बेटर इसके मतलब है कि भाई जो अभाज्य निकाल ले रहे हैं तो अंदर क्या बच जाएगी, अभाज्य नहीं है। अभाज्य के अलावा तो कुछ भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से मिल सकते हैं भैया। ये 9 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 2 का गुणज नहीं, मतलब वो जो 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ आएगा नहीं समझ आएगा। डी का डी डैश क्या निकलेगा 1, डी का डी डैश क्या निकलेगा 1 4 1 4 6 और 8 9 और 10 डायरेक्ट बढ़ता चला जाएगा। जो बच रहा है उसको निकाल लीजिए, खत्म कहानी। तो इसमें से सम संख्या भी आ रही है, विषम संख्या भी आ रही है, तो बता दीजिए कि भैया ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसमें से हमने अभाज्य तो निकाल लिया, और जब अभाज्य संख्या निकाल लिए तो अंदर क्या बच गई, अभाज्य संख्या अब नहीं है। जब अभाज्य निकाल लिए तो अंदर क्या बचे, अभाज्य है ही नहीं है। तो अभाज्य नहीं है तो वही बचे कि हाँ जो डी है वो डी का हमने डी का डैश निकाल लिया, डी का पूरा निकाले तो क्या है, और अंदर क्या बच गई है कि एक्स अंदर जो बचा हुआ है इस प्रकार का एक्स है कि एक्स संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। खत्म कहानी, इतनी ही चीज़ है। जहाँ तक है कि समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट में इसमें इसका आंसर जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए। अगला क्या है कि एक ई समुच्चय हमने नाम लिया है, तो इसका ई डैश क्या निकलेगा, देखिए ध्यान से। ई डैश हमारे पास निकलेगा, ई डैश क्या निकलेगा हमारे पास, पहले देखिए ई क्या है हमारे पास। ई जो है वो इस प्रकार का एक्स है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है, 3 और 5 से, यानी कि कोई ऐसी संख्या लीजिए जो कि 3 से विभाजित हो जाए, 5 से विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्या है ऐसी, 3 और 5 दोनों विभाजित हो जाएगा। एक देखा जाए तो 15 हो गया, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, यानी कि संख्या 3 से विभाजित हो रही है और किससे भी विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है। और क्या विभाजित होगी, 15 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75। अलग ये जो 15 का देखा जाए तो टेबल है, ये 15 का टेबल है। इसका मतलब क्या है, ये इसमें लिख दीजिए ये चीज़ भाई। 15 का टेबल निकाल लीजिए, 15 का टेबल निकालेंगे तो क्या बताएंगे भैया कि जो संख्या है हमारी 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है अंदर जो बैठा हुआ है। तो जितने भी 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या उसको बाहर निकाले, जो बच गया वही तुम्हारा क्या है, ई डैश है, ठीक है ना। ई डैश कैसे निकालेंगे, ई डैश निकलिए कि भैया जो एक्स है वो इस प्रकार का एक्स है कि एक्स एक 15 का गुणज, 15 का गुणज नहीं है, खत्म। 15 का गुणज तो है, ये 15 का गुणज है। 15 का 15, 15 3, 15 45, 15 4 60, जो कि 3 और 5 दोनों विभाजित हो जा रहा है। तो ये तो देखा जाए तो 15 का पहाड़ा है। अब यहाँ पे 15 का मान लीजिए, इसको हम इसको 3 जो लिखा है हमारे पास कि एक्स इस प्रकार का ऐसे एक्स 3 और 4, 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। चाहे इसको इस तरह इस भाषा में लिखिए, चाहे एक भाषा जो बोले उसको लिखिए कि एक्स इस प्रकार का एक्स है कि एक्स जो है एक संख्या 15 का गुणज है। अब अंदर जो 15 का गुणज हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया, 15 का गुणज नहीं। तो 15 का जो गुणज बाहर निकाल ले तो अंदर अब क्या नहीं बचा है, 15 का गुणज नहीं है। जब 15 का गुणज बाहर निकाल ले जो अंदर क्या बचा, 15 का गुणज नहीं है। इसके मतलब जो बाकी संख्या है वो हमारी सही है, वो ई डैश के अंदर आएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगला देखिए, एफ का निकालिए समुच्चय, एफ का निकालिए एफ डैश, इसका निकालिए एफ डैश। एफ डैश क्या निकलेगा हमारे पास, एक्स जो है इस प्रकार का एक्स है कि एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी बनती है, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा 1 का 4, 9 और 16, 25 और क्या बनेगा, मतलब जो ही बनेगा 25 बनेगा। और क्या बनेगा इसका, 5 का वो 6 का स्क्वायर 36,
7 का स्क्वायर 49, यानी कि देखा जाए तो जो संख्या वर्ग बन रहा है, जो भी संख्या क्या है ना वर्ग बन रहा है, यानी पूर्ण वर्ग बन रहा है। पूर्ण वर्ग मतलब भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर 4 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 14 16 होगा। अब हम कहें कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 किसी का वर्ग है क्या, नहीं है ना, तो 2 का वर्ग 2 तो अपने 2 की घात तो 1 ही है। तो ऐसा जो लेना है कि जिसका वर्ग बन सके, भाई इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का ये तो 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, यानी जिसकी घात 2 होती चली है, ठीक है। और ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, ये 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है, ये देखा जाए तो 6 का स्क्वायर है, ये दिया जा रहा है 7 का स्क्वायर। ये संख्या जो है हमारे पास क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसकी पावर 2 होती है, ठीक है। अब वो पावर 2 वाली संख्या को बाहर निकाल दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या को बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, f का पूरक बन जाएगा। f का पूरक क्या बनेगा, जो x अंदर इस प्रकार बचेगा कि x जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो भाई प्राकृतिक संख्या से अगर हम पूर्ण संख्या निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगी, पूर्ण संख्या नहीं बचेगी। जब अंदर पूर्ण संख्या रहेगी नहीं तो हम यही बता देंगे भाई अंदर पूर्ण संख्या नहीं है। तो जी का जी डैश निकालिए, जी डैश क्या निकलेगा हमारे पास, क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण धन संख्या है, घन संख्या है, एक सेकेंड, पूर्ण घन संख्या है, धन संख्या है, एक सेकेंड थोड़ा इसको देख ले। तो देखिए x इस प्रकार का x है कि x एक पूर्ण घन संख्या है ना, तो इसका जी डैश क्या निकलेगा, जी डैश ये निकलेगा भैया पूर्ण घन संख्या जो है, अगर उसके अंदर अगर प्राकृतिक संख्या से के अंदर जो पूर्ण घन संख्या है तो बोला है कि पूर्ण घन संख्या को बाहर निकाल लेंगे, यानी पूर्ण घन संख्या के अलावा जो बचेगा वही क्या होगा, जी डैश होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि x जो इस प्रकार का x है कि x एक पूर्ण घन संख्या नहीं बचेगी। भाई घन संख्या बाहर निकाल ही लेंगे तो पूर्ण घन संख्या अंदर क्या बचेगी, नहीं बचेगी। तो पूर्ण घन संख्या, या आपको एकदम बेसिक एकदम आसान भाषा में लिखा रहे हैं इसको, पूर्ण घन संख्या नहीं है। भाई अगर किसी का भी पूर्ण निकालेंगे तो जो चीज़ अंदर समुच्चय में दिया गया है उसी के अलावा तो निकालेंगे ना। अगर मान लीजिए सम संख्या अंदर है तो प्राकृतिक संख्या में अगर सम संख्या निकालेंगे तो विषम बचेगी, यानी देखा जाए तो प्राकृतिक विषम संख्या नहीं है। अगर इसको लिखने का तरीका एक भी और है, इसको मान लीजिए तो इसके तो 2 तरीके हो गए, एक तो रोस्टर रूप में हो गया, एक तो समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिए। एक तरीका और भी लिख सकते हैं, भाषा चेंज करके क्या लिख सकते हैं कि पहले क्या हुआ था इसमें कि x इस प्रकार का x है कि x एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो इसका हम इसका a डैश कैसे लिख सकते थे कि x इस प्रकार का x है कि एक प्राकृतिक सम संख्या नहीं है, ये भी लिख सकते थे। क्योंकि जब सम संख्या है ही नहीं है तो सम संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या विषम अंदर है, तो एकदम ये भी है। इसको चाहे अगर अंदर हाँ में दिया गया तो उसको नहीं में लिखिए, नहीं में दिया गया तो उसको हाँ में बदलिए, खत्म, इतना ही करना है। फिलहाल इतना हाँ नहीं मत चलिएगा, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। मुद्दा हमारा ये है कि समझें कि हाँ ये एक्चुअल में चल कैसे रहा है, ताकि मान लीजिए आपको कोई अगर और भी थोड़ा सा हार्ड अगर कोई दे दिमाग लगाने वाला तो उसको आप कर लीजिए ताकि, ठीक है ना। अगला देखिए क्या है हमारा, जी का जी डैश निकालिए, क्या निकलेगा, जी के अलावा, जी के अवयव के अलावा क्या निकलेगा। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा हल करिए तो ये क्या निकलेगा हमारे पास, x बराबर कितना निकलेगा 8 में से 8, ये +5 उधर जाएगा -5, तो 8 बराबर कितना निकलेगा 8 में से 5 के 3, x बराबर 3। अब देखिए अब इसके कितने अवयव हैं, इसके अंदर टोटल अवयव है 3 अवयव है, मतलब एक ही अवयव है, वो भी क्या है अंदर 3 है। क्योंकि यही बोला है ना कि x इस प्रकार का x है कि x जो है x + 5 = 8 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये x + 5 = 8 को अगर हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3, यानी जो x है वो 3 के बराबर है। तो इसका मतलब उसके अंदर अवयव कितने हैं 3। तो ये समुच्चय के नाम क्या दिए हैं h, तो h के अलावा अंदर कितने बच रहे हैं, सही प्राकृतिक संख्या बचेंगी और क्या बचेगी, मान लीजिए 1 2 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 के अलावा 3 हटाइए 4 5 6 7 8 9 इसको बल्कि इसको रोस्टर रूप में लिखे तभी बेटर पड़ेगा। 3 को छोड़ दिए, 3 को निकाल दिए, ठीक है ना, 3 के अलावा। बाकी आई देखिए हमारा आई का आई डैश क्या होगा,
क्या होगा आई का आई डैश। अब देखिए इसको भी हल करिए। 2x + 5 कितना है हमारे पास, 2x + 5 बराबर कितना है 9। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, +5 उधर जाएगा तो -5, तो 9 - 5 तो कितना होगा हमारे पास ये 2x बराबर कितना होगा, 9 में से 5 गए 4। तो x का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितने अवयव हैं, 2 ही अवयव हैं टोटल। यानी x इस प्रकार कैसे, x का मान कितना है 2x + 5 बराबर 9। इसको हल किए तो कितना आ रहा है, x का मान 2 आ रहा है। तो जब 2 आ रहा है हमारे पास x का मान, तो इसका मतलब क्या है, इस प्राकृतिक संख्या में से केवल 2 को हटाइए, यानी कि जे कौन सा है i। तो i में से 2 हटा दीजिए, कितना बचेगा 1, 2 हटाइए तो 2 निकल गया, तो बचेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डैश बढ़ता चलाएगा। प्राकृतिक संख्या में से 2 को हटा दीजिए, प्राकृतिक संख्या में से 3 को हटा दीजिए, यही करना है, क्योंकि इस समीकरण का मतलब क्या हुआ, यही तो है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। जे का जे डैश क्या होगा हमारे पास, ठीक है ध्यान से, जे का जे डैश क्या होगा हमारे पास, जे का जे डैश होगा हमारे पास कि x इस प्रकार का x है कि x जो है, x का मान जो है 7 से बड़ा, x का मान 7 से बड़ा और 7 के बराबर, x का मान 7 से बड़ा और 7 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे इसको एक काम कर देते हैं, इसका हम बल्कि लिख देते हैं, इसका ये चीज़, इसका देखिए ध्यान से, इसका हम लिख देते हैं रोस्टर रूप क्या है, इसका रोस्टर रूप क्या आएगा हमारे पास, इसका आएगा x का मान 7 से बड़ा, 7 से बड़ा क्या होगा 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और वो भी 7 के बराबर चिन्ह लगा, तो इसका मतलब क्या होगा 7 को भी गिनेंगे। इसका मतलब कि x जो अंदर अवयव इसके अंदर भरे हुए हैं वो क्या है 7 के ऊपर है और 7 के बराबर है। 7 के ऊपर का मतलब क्या है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं अनंत तक संख्या है। तो उसमें प्राकृतिक संख्या में से 7 के जितने भी ऊपर बड़े संख्या हैं, 7 को भी लेकर के 7 के ऊपर भी जितनी प्राकृतिक संख्या उसको निकाल दीजिए। कितने बच रहे हैं 7 से छोटे वाले। 7 से छोटे वाले का मतलब क्या हुआ, 7 से छोटे का मतलब ये हुआ कि 7 से छोटे का मतलब क्या बच रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और बाकी 7 के अलावा तो क्या है हमारे पास, 7 के अलावा तो वो तो हमारे पास जे है, समुच्चय जे है, और हमको जे डैश निकालना है, तो जे का पूरा क्या होगा ये। अगर इन संख्याओं को, यही संख्या कमी पड़ रही है ना, इन संख्याओं को अगर हम जे में डाल दें तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा, पूरा हो जाएगा देखा जाए तो एक तरफ से ना। अब देखिए ध्यान से इसको देखिए, x जो है x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर था 2x + 1 और ग्रेटर देन क्या है 10 है। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से इसको हल करिए। ये क्या है 2x + 1 ग्रेटर देन कितना है 10 है, तो इसको हल करिए कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसको ये 2 फिर ये +1 को उधर ले जाइए तो -1, तो 2x बराबर 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 9। तो x मान कितना हो जाएगा ये 9/2। तो इसका मतलब कि x का मान क्या हो जाएगा 4.5, यानी कि x का मान जो है यहाँ पर 4.5 से बड़ा लेना है। तो 4.5 से बड़ा लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका भी हम पहले समुच्चय निर्माण लिख देते हैं। क्या है 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा का मतलब क्या आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे देखा जाए तो बढ़ता चला जाएगा। यानी इसके अंदर जो अवयव हैं वो 4.5 से क्या है बड़े हैं। तो जितने भी ये संख्या हैं इन संख्याओं को इसके अलावा हटा देंगे तो हमारे पास के डैश निकल जाएगा। तो के का के डैश निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास के डैश 1, 2, 3, 4 ये निकलेगा। अगर इन संख्याओं को इसमें डाल देंगे तो वो समुच्चय यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, अगर इसमें भी अगर कोई आपको डाउट होगा तो हमको आपको कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। इसको चलिए इसको लिख लीजिएगा, इसका ये कैलकुलेशन अब कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देख लीजिए, अब एक बार देख लीजिए तो इसको रेज करते हैं। यदि यूनिवर्सल सेट बराबर दिया गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक समुच्चय हमारे पास दिया गया है 2, 4, 6, 8, एक समुच्चय है B 2, 3, 5, 7। तो सत्यापित कीजिए कि A यूनियन B डैश A बराबर होगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और अगला है हमारा A इंटरसेक्शन B डैश और इक्वल में A डैश यूनियन B डैश। ठीक है, तो देखिए आइए फिर एक एक करके इसको हल करते हैं। लाइए मारकर देखिए,
सबसे पहले हमारे पास दिया गया है, हमको पहला सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो कभी भी इसको हल करने के लिए बताया था ना, पहले अंदर वाले को हल कर लीजिए, फिर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश निकाल लीजिए तुरंत। ठीक है, तो देखिए पहले हमारे पास दिया क्या गया है। पहले सबसे पहले तो ए और बी निकालिए। ए और बी तो हमारे पास दिया है ना, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर कि दिया है हमें क्या क्या है हमारे पास, यहाँ लिख लीजिए कि दिया है हमें क्या है हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, वो क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल, और क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और एक समुच्चय हमारे पास है ए, तो कितना है 2 4 6 8, और एक समुच्चय हमारे पास बी, क्या है हमारे पास समुच्चय बी 2 3 5 7। एक काम करते हैं, ए डैश बी डैश तो निकालना ही है, तो इसका ए का पूरक और बी का पूरक निकाल लीजिए, ए डैश और बी डैश। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास, ए का पूरक निकालेंगे तो ए के अलावा ना, ए के अलावा सारे किस में आएंगे, ए डैश में आएगा। तो क्या आएगा ए डैश में 2 4 6 8, 2 4 6 8 के अवयव को हटा दीजिए किस में, यूनिवर्सल सेट से, तो कितना बचेगा 1 3 5 7 और 9। ये हमारा ए डैश आ गया। अब इसी तरह से बी डैश निकालिए, यानी कि देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट में से ए समुच्चय ए के अवयव को माइनस कर रहे हैं, समुच्चय ए के अवयव को माइनस कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट से। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या हमारे पास बी डैश निकालिए। बी डैश का मतलब क्या हुआ, समुच्चय बी के अवयव को हटाना है, कहाँ से, यूनिवर्सल सेट से हटाइए। तो क्या है हमारे पास 2 3 5 7, 2 3 5 7, इसको हटाइए तो बचा क्या हमारे पास 1 2 3 5 7 हट गया, तो बचेगा 1 4 6 8 9। ठीक, तो हमारे पास ए डैश और बी डैश भी आ गया। अब एक एक करके इसको निकाल लेते हैं। देखिए अब क्या निकाला, पहले अंदर वाले को हल किया जाए ना, यही बताया था ना आपको, ए यूनियन बी निकाल लीजिए सबसे पहले, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव को मिक्स कर लीजिए ना, यूनियन ऑफ सेट। समुच्चयों का सम्मिलन क्या होगा हमारे पास, देखिए समुच्चय और समुच्चय बी के अवयव को मिला लीजिए, समुच्चय बी के अवयव को मिलाना है 2 4 6 8 कमा 2 तो है ही है, 3 नहीं है, 3 लिख लीजिए, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। ठीक, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी डैश निकालना है, तो निकालिए ए यूनियन बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग समुच्चय ए का पूरक निकालते थे, तो ए का पूरक ए डैश, इसका मतलब क्या हुआ, समुच्चय ए के अवयव को माइनस कर देना है यहाँ से, तो जो बचेगा वो हमारा ए डैश आएगा। उसी प्रकार से ए यूनियन बी, ऐसे यहाँ पर पूछा है ए यूनियन बी निकाल लिए। अब ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे, ए यूनियन बी का पूरक निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी के समुच्चय में जितने भी अवयव हैं माइनस कर देंगे, कहाँ से, यहाँ से। तो देखिए कौन कौन है, 2 4 6 8, देखिए 2 4 6 8, और क्या है 3 5 7, 3 5 7, कितने अवयव बच रहे हैं, 1 और 9 बच रहा है, 1 और 9 बचेगा। ठीक, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी डैश आ गया। अब निकालिए ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश, हमारे पास ए डैश बी डैश तो निकला है, ये ए डैश और बी डैश का क्या निकालना, इंटरसेक्शन, यानी ए डैश और बी डैश में कॉमन पार्ट निकाल लीजिए। 1 है, 1 इसके पास भी है, निकालिए यहाँ से, क्या निकालेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा, देखिए ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, चलिए 3 नहीं है, 5 है, नहीं है, 7 9 है, तो क्या होगा 1 9। तो देखिए क्या बराबर आ रहा है,
देखिए बराबर क्या करना था, सिद्ध यही करना था ना, LHS लेकर के RHS लाना था। तो देखिए LHS कितना आ रहा है हमारे पास, LHS है हमारे पास, देखा जाए तो ये LHS है हमारे पास, ये LHS A यूनियन B डैश, A यूनियन B डैश कितना आ रहा है 1,9। A डैश इंटरसेक्शन B डैश के अवयव कितने आ रहे हैं 1,9। इसका मतलब क्या है, ये जो है LHS जो है बराबर है RHS के ना। ये कि बोलेंगे कि A यूनियन B डैश बराबर है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश के, यानी यही तो है। अगर जब ये बराबर आ जाए, A यूनियन B डैश बराबर हो जाए A डैश इंटरसेक्शन B डैश के, यही तो है डी मॉर्गन्स लॉ के, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट देखिए क्या है। सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट यहाँ देख लीजिए आप लोग। सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास, इसका भी निकाल लीजिए। A इंटरसेक्शन B डैश यहाँ निकाल लीजिए, A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल होगा A डैश यूनियन B डैश के। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है, अगर इक्वल आएगा तो डी मॉर्गन्स लॉ होगा इसमें, ठीक है, नहीं इतनी होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B डैश, यानी कि देखिए अब यहाँ पे जो A है वो A डैश नहीं है, अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B निकालना है पहले। तो यहाँ निकालिए A इंटरसेक्शन B निकालिए, तो कितना आएगा, यानी कि समुच्चय और समुच्चय B का कॉमन पार्ट ना, सर्वनिष्ठ, तो 2 है, और क्या कॉमन है 4 है, 4 नहीं 6 7, बाकी कुछ कॉमन नहीं है ना इसमें, 2 कॉमन है बस, कि बाकी कोई अवयव नहीं मिल रहे हैं यहाँ से, तो केवल 2 ही होगा। बताइए, ये हो गया A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, सॉरी। अब क्या निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B डैश निकालेंगे, यानी A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B का पूरक क्या होगा, 2 के अवयव को हटाना है, कहाँ से, यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए, तो 2 हटा दीजिए, कितना बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सवालें बड़ी इजी हैं, अगर आपने प्रैक्टिस अगर कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तभी आपको समझ में आएगा। अब अगला क्या निकालना है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A डैश B डैश तो हमने निकाला ही है, अब क्या निकालना है, A डैश यूनियन B डैश निकाल लीजिए। A डैश यानी समुच्चय A डैश, समुच्चय A डैश और समुच्चय B डैश के मिक्स कर लीजिए। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, फिर क्या है 1 तो ही है, 4 ले लीजिए, 5 नहीं 6 लिया हमने, 6 नहीं है, 6 ले लीजिए, 8 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 ये है, ठीक है। देखिए 1 3 4 4 5 5 7 8 9, तो यानी कि देखा जाए तो ये दोनों अवयव क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं ना। यानी क्या बराबर आ रहा है, बराबर देखा जाए तो आ रहा है हमारे पास A इंटरसेक्शन B डैश बराबर आ रहा है A डैश यूनियन B डैश के। ये चीज़ है हमारे पास, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया। LHS RHS बराबर LHS बराबर RHS के, तो चाहे RHS बराबर करिए LHS के, चाहे LHS बराबर R करिए, बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सीखते हैं वेन डायग्राम, मतलब इसी का वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अभी तक हमने बताया नहीं था, लेकिन क्या है कि ये सवाल इसी से रिलेटिव है। हमने जो पढ़ाया था आपको संक्रियाएं, तो उसमें हमने आपको बताया था ना वेन डायग्राम बनाना। तो वेन डायग्राम बड़ा इजी है, इसमें भी इजी है, लेकिन बस ये है कि इसमें थोड़ा सा खास वेन डायग्राम है। तो आइए हम पहले आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले एक वेन डायग्राम बनाना सिखाते हैं, कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको हम रेज करते हैं और आपको एक वेन डायग्राम बना के दिखाते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखिए एक अपने से हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, समझाने के तौर पे एक यूनिवर्सल सेट लीजिए, 1 2 3 4 5
मान लीजिए एक समुच्चय ले रहे हैं ए, इसमें कितने अवयव हैं 1 2 मान लीजिए। अब इसका ए का पूरक निकालिए ए डैश, तो कितना होगा हमारे पास 1 2 है, 1 2 बढ़ाइए यहाँ से, कितना हो जाएगा 3 4 5 3 4 5। ठीक, चलिए ये तो बन गया, ये तो हमने सीखा है। लेकिन अगर इसी को हमने वेन डायग्राम पे कैसे बनाया जाएगा, मान लीजिए एग्जाम में अगर आ गया वेन डायग्राम बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम, देखिए ध्यान से। हमने क्या बताया था, सार्वत्रिक समुच्चयों के अवयवों को कहाँ दर्शाते हैं, वर्ग या आयत में, और समुच्चय को, नॉर्मल समुच्चय को कहाँ दर्शाते हैं, वृत्त में दर्शाते हैं। हमने क्या बताया था कि सार्वत्रिक समुच्चय को, सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों को वर्ग या आयत में तथा समुच्चय के अवयवों को कहाँ दर्शाते हैं, वृत्त में। ठीक, ये नोट वाली बात है एकदम, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सार्वत्रिक समुच्चय के अगर आए, यानी यूनिवर्सल सेट के अवयव को कहाँ दर्शाएंगे, वर्ग या आयत में दर्शाएंगे, और समुच्चय के अवयव को कहाँ दर्शाएंगे, वृत्त में। तो वृत्त वाला ध्यान रखिए, बाकी वो आयत में तो यूनिवर्सल सेट तो आएगा ही आएगा भाई, वह आयत का ही अंदर तो वृत्त बनेगा। देखिए ध्यान से आपको बताते हैं कैसे। ये है हमारा, ये बाहर वाला जितना पार्ट है ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। ठीक, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वृत्त। वृत्त मतलब एक समुच्चय, और समुच्चय के जहाँ अवयव होंगे यहाँ वृत्त में दर्शाएंगे। देखिए दर्शाने का मतलब क्या है। अब बोला इसमें कि हमें ए डैश निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ए का पूरक निकालना है, तो ए का पूरक का मतलब क्या हुआ कि ए का पूरक मतलब कि ए के अवयव कहाँ दर्शाएंगे। देखिए ये हमारा समुच्चय हो गया जो कि एक वृत्त में दर्शाएगा, और ये बाहर वाला जो हो गया मेन डायग्राम, ये किसका है, यूनिवर्सल सेट का है। अब ए समुच्चय ए के अवयव कितने हैं, 1 और 2 हैं। कितने हैं, 1 है और 2 हैं। ठीक है, अब हम कहें कि इस समुच्चय का ए डैश निकालिए, समझिएगा ध्यान से तभी आएगा। ये हमारा जो है ये एक आयत, मान लीजिए एक आयत है, वर्ग है, तो इस वर्ग और आयत को हम किससे दर्शा सकते हैं, यूनिवर्सल सेट से। और जो अंदर ये वृत्त बना है वो एक समुच्चय को दर्शा रहा है। ठीक है, एक ही समुच्चय, तभी एग्जाम्पल लिए ना, एक समुच्चय ये, अरे ये है, ठीक है ना, एक ही समुच्चय लिए। एक समुच्चय में कितने अवयव हैं, 1 और 2 हैं, तो उसके अवयव कहाँ दर्शाएंगे, वृत्त के अंदर। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में कितने अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 3 4 5 बच रहा है, तो 3 और 4 5 को यहाँ दर्शा दीजिए, 3 और 4 5 को, तो हो गया ना 1 2 3 4 5। यानी देखिए यूनिवर्सल सेट के जितने भी अवयव हैं लेकिन हैं तो आयत में ही हैं, लेकिन जो वृत्त बना है वो वृत्त किसको दर्शा रहा है, समुच्चय के अवयव को दर्शाएगा। ठीक है ना, तो वृत्त के जो अवयव हैं वो 1 और 2 हैं, समुच्चय एक है। तो अब देखिए, अब हमसे कहे कि चलो अच्छा ठीक है, ये ए जो है समुच्चय ए है, वो ए के अवयव कितने हैं, 1 और 2 हैं। यूनिवर्सल सेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब हमको ए का पूरक निकालिए, यानी इस वृत्त समुच्चय ए का 1 और 2 का पूरक निकालिए। पूरक का मतलब क्या हुआ, हमने क्या बताया था, अगर हम ए का पूरक निकाल रहे हैं ए डैश, तो इसका मतलब क्या है कि ए 1 और 2 के अलावा 1 और 2 को छोड़ करके जो है बाकी सब लिख लो। तो 1 और 2 को छोड़ करके, 1 और 2 को छोड़ करके बाकी सबको लिख लो, यही होता है ना। यानी 1 और 2 के अलावा, 1 और 2 के अलावा क्यों करते हैं, क्योंकि 1 और 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, किसमें से, यूनिवर्सल सेट से। तो 1 और 2 के अलावा कितने बच रहे हैं,
1 और 2 का मतलब कि 1 और 2 कहाँ पे हैं, इस वृत्त में हैं। तो यानी इस वृत्त के जो डायग्राम अंदर एरिया है इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको ले लेंगे। बाकी सबको लेंगे तो यही तो आएगा 1 3 4 5। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए बता देते हैं आपको बढ़िया से। देखिए यही जगह घिरेगा। ये 1 ये 3 4 5 को चाहे जहाँ यहाँ लिख सकते हैं ना। देखिए ध्यान से, हम आपको बता देते हैं आपको। ये देखिए वही चीज़ है ना कि 1 और 2 को छोड़ करके बाकी सबको ले लो, बाकी सबको 1 और 2 को छोड़ दिए तो आंसर में देखिए वही चीज़ इसमें भी आ रहा है। क्या है, ए डैश कितना है हमारे पास, सब ए के अवयव को घटा दीजिए यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट में से 1 और 2 को माइनस कर दिए, 3 4 5। यही क्या हुआ, 3 और 5 को ले लीजिए। तो जहाँ जहाँ जगह 3 4 5 है यही तो आया, बाकी 1 और 2 को हम छोड़ दिए तो 3 4 5 हमारा ये आंसर होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई नहीं समझ आई। एक काम करते हैं, जो अगला वाला है हम क्वेश्चन के हिसाब से लेके चलेंगे, नहीं क्लास थोड़ा लंबी चली जाएगी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में ही समझा देंगे आपको, इजी है। ये बताइए, ये समझ में आएगा नहीं आपको। एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें से एक समुच्चय का तो एक ही वृत्त बनेगा। तो क्या किया कि चलिए ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि एक समुच्चय का एक वृत्त बनेगा, चलिए ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। अब ए बोले कि ए का पूरक बताइए, तो इसमें से इस डायग्राम के माध्यम से कैसे देख के बताएं कि हाँ ए का पूरक। ए का पूरक मतलब क्या कि ए के अलावा यानी कि 1 और 2 को छोड़ करके बाकी सब जगह जितने हैं उसको शेड्यूल कर दीजिए बढ़िया से। इतनी बात समझ आई। चलिए ये एग्जाम्पल हम अब ये नहीं समझाएंगे, नहीं तो काफ़ी समय टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, हम क्वेश्चन के हिसाब चलते हैं तो उस पर थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा, समझा भी देंगे उसमें आपको। और उसमें कहीं दिक्कत रहेगी तो हमें बताइएगा। ठीक है ना, तो हम आपको चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से समझाएंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, इकट्ठा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको हम रेस करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी डैश, और दूसरा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और तीसरा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी डैश, और चौथा है हमारे पास ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है ना, अब इसमें आप कहोगे कि सर इसमें तो यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया, समुच्चय नहीं दिए गए हैं, तो ऐसे भी करना संभव है। इसमें देखिए हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए समझिएगा, एक बार पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है ना, उसी में टाइम लगेगा। देखिए ध्यान से, पहला वाला पार्ट करते हैं, ये पहला वाला। ठीक है ना, चलिए देखिए, अब आप कहोगे कि हाँ सर इसमें आपने 2 वृत्त क्यों लिया है। 2 वृत्त इसलिए लिए हैं क्योंकि भाई ये पहला समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय है, दोनों समुच्चयों के क्या है, मिक्स हैं, यही है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाई ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, यानी ये समुच्चय ए के ए वाला वृत्त है। भाई अगर कोई समुच्चय अगर दिया है हमारे पास तो उसके एक वृत्त बनेगा, वो तो कन्फर्म है, एक वृत्त बनेगा। दूसरा अगर समुच्चय दिया तो उसके मतलब 2 वृत्त बनेगा। तीसरा वृत्त दिया इसके मतलब तीसरा वृत्त बनेगा। जितने वृत्त दिए रहेंगे उतने ही, जितने समुच्चय दिए रहेंगे उतने ही वृत्त बनेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्या है, भाई ये समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, चलिए ठीक है, ये बात समझ आई। ये भी समुच्चय ए है, ये भी समुच्चय बी है, चलिए ये भी बात समझ में आई। ये यूनिवर्सल सेट है, चलिए ये भी बात समझ में आई। अब देखिए ध्यान से, हमने 2 क्यों लिया है, हमने 2 इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग जब भी करते हैं तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहले अंदर वाले को हल करते हैं, यही करते हैं ना। भले समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या है, बीच में क्या है, कौन सा चिन्ह है, यूनिवर्सल यूनियन का चिन्ह है, यानी कि सम्मिलन का। यही समुच्चय समुच्चय बी के अवयव को मिक्स करना है, तो सब पहले उसको अलग करते हैं, फिर पहले इसको दोनों हल करते हैं, फिर ए यूनियन बी डैश निकालते हैं। तो उसी प्रकार से पहले एक वृत्त बनाइए जो कि बनेगा ए यूनियन बी का बनेगा। ठीक, फिर किसका बनेगा, फिर बनेगा ए यूनियन बी डैश का बनेगा। समझाया नहीं समझाया। अब देखिए क्या है, अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, हमने बताया था ना, ए यूनियन बी का मतलब क्या है,
ए और बी की अवयव को मिक्स कर लेना है, यानी कि ए वृत्त और बी वृत्त जहाँ जहाँ बन रहे हैं उसको क्या करना है, शेड्यूल करना है। वही तो करते हैं ना भैया, समुच्चय और समुच्चय बी की अवयव को क्या करना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स का मतलब कि इकट्ठा कर लीजिए। तो इकट्ठा कहाँ कहाँ होगा, समुच्चय ए समुच्चय बी कौन सा बन रहा है, समुच्चय ए का वृत्त और समुच्चय बी का वृत्त का जगह कहाँ कहाँ ये है, कहाँ कहाँ जगह है, समुच्चय ए और समुच्चय बी का जगह देखिए कहाँ कहाँ घेर रहा है। इसमें ज़्यादा कोई खास बड़ी बात नहीं है, करना चाहो तो अपने से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए समुच्चय ए और समुच्चय बी की अवयव को मिक्स कर दिए, ये इतना बना है। तो ये हमारा ए यूनियन बी का बना है, ठीक है। अब क्या हमारा मुद्दा कौन सा था, ए यूनियन बी डैश का था। चलिए ठीक है, ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या हुआ, अब ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी के अलावा ए यूनियन बी का पूरक। तो ए यूनियन बी का पूरक मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी को हटा दीजिए। ए यूनियन बी को हटा देंगे तो क्या निकलेगा, ए यूनियन बी को हटाने का मतलब क्या है, हम लोग यही करते हैं ना भैया कि एक यूनिवर्सल सेट दिया रहता था हमारे पास, तो क्या करते थे, ए समुच्चय ए का पूरक निकालते तो ए के अवयव को हटा देते थे यूनिवर्सल सेट से ना। तो इसी प्रकार से ये भी है, अगर ये ए यूनियन बी है, मिक्स है, तो जगह कहाँ कहाँ घेर रहा है, एरिया कहाँ कहाँ ले रहा है, समुच्चय ए और समुच्चय बी के वृत्त में ले रहा है। तो ये जगह किसका था, यूनियन मिक्स का था। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ए यूनियन बी का डैश पूछा है, ए यूनियन बी का पूरक पूछा है, इसका मतलब ए यूनियन बी को हटा करके बाकी सब ले लीजिए। तो ए यूनियन बी को हटा देंगे अगर, तो बाकी सब जगह कहाँ पे आएगी, यही आएगा। ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा, पढ़ने में भी और हमें पढ़ाने में भी। जब आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे तब भी हमारा भी थोड़ा सा मन लगेगा, नहीं अदरवाइज तो फिर हम आपको देखने थोड़ी ना आ रहे हैं कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं। अब ये यूनियन बी को अगर हटा देंगे तो इतने तो जगह बचेगा ना, फिर बाकी सब बचेगा कौन, यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा वही होगा। यही तो करते थे ना हम लोग भाई, अगर ए यूनियन बी को हटा देते थे, ए यूनियन बी को हटा दें यानी कि वृत्त वाले के जो समुच्चय को हटा देते तो उसका पूरा निकल जाता था। पूरा कहाँ निकलता था कि यूनिवर्सल सेट में से घटा देते थे, मतलब माइनस कर लेते थे। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो बच जाता था उसी को लेते थे। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो जो एरिया बचेगा उसी को लेंगे। ए यूनियन बी को हटा दिए, तो ए यूनियन बी को हटा देंगे तो यही जगह बचेगी हमारे पास, यही जगह जो बचा है, ठीक है। तो ये हमारा है, ये पहला बना है कि ए यूनियन बी डैश का बना है। तो ये बात समझ में आई नहीं आप लोग को, ये बताइए ये किसका बना है, ये बना है ए यूनियन बी डैश का बना है, ये कंप्लीट हुआ। अब अगला देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ग्राफ बनाना है तो इसमें एक काम करिए कि सर्वप्रथम ए डैश और बी डैश का निकालिए ग्राफ, बताए थे ना इससे पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से। ये बनेगा ए डैश का बनेगा, ये बेसिक तौर पे यूनिवर्सल सेट हमारा होता है, ये पूरा वृत्त पूरा जो आयत होता है ये ए डैश का बनाने जा रहे हैं। तो ए डैश में कितने वृत्त बनेंगे, देखिए ध्यान से, कितने वृत्त कितने समुच्चय हैं, समुच्चय ए समुच्चय बी यानी कि 2 वृत्त बनेंगे। ये समुच्चय ए समुच्चय बी, देखिए ये हमने क्या लिया है कि ये हमने
तीन तीन डायग्राम क्यों बनाया है, तीन हमने वेन आरेख इसलिए बनाया है। सबसे पहले हम लोग ए डैश निकालेंगे, फिर बी डैश निकालेंगे, फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे, इसलिए तीन हमने लिया है। और हमने दो दो वृत्त अंदर क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे पास दो समुच्चय हैं, इसलिए दो दो वृत्त लिए हैं। ठीक है सब में। ठीक, अब देखिए हमें क्या पहले बताना है, ए डैश का ग्राफ बनाइए। ए डैश का मतलब बनाने के लिए क्या करेंगे, ए के अब ए का देखिए ए वाला जहाँ पोर्शन है, ए वाला पोर्शन कौन सा हमारा सब वृत्त समुच्चय ए कौन सा है हमारे पास, समुच्चय ए है, ये पूरा ये समुच्चय ए है। तो क्या करेंगे, ए के अवयव को हटाएंगे तो बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ ए डैश जहाँ जहाँ ए है, ए की जितनी जगहें हैं, जितने भी अवयव हैं उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लेना है। तो बचेगा कौन कौन सा हमारे पास, देखिए ध्यान से, बचेगा हमारे पास ये वाला पार्ट, जो बचेगा उसी को लेना है, बाकी किसी को लेना नहीं है। एक नहीं लेना है, तो ये नहीं लेंगे तो ये भी तो आएगा। मतलब जो बचेगा ये पूरा जगह घिरेगा, ठीक है ना। देखिए तो ए को हटाइए बाकी सब ले लीजिए, ऐसे वो भी था समुच्चय ए के अवयव को हटाइए, बाकी सब जो यूनिवर्सल सेट मिले उसको पूरा ले लीजिए, वही तुम्हारा ए डैश होता था। ठीक है, उसी प्रकार से बी डैश का निकालेंगे तो बी वाला पार्ट कहाँ, बी वाला हिस्सा कहाँ पे है, ये वाला हिस्सा है। तो बी के अवयव को छोड़ करके बाकी सब ले लीजिए। बाकी सब कौन सा लेंगे हमारे पास, बाकी सब में आएगा ये वाला पार्ट। बी को छोड़ देना है, बाकी सबको ले लेना है। ठीक है, बाकी सब ले लेना। ठीक, बी को छोड़ दिए तो बी डैश का बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डैश बी डैश तभी निकलेगा, ए डैश बी डैश का मतलब क्या हुआ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ये है कि ए डैश और बी डैश का कॉमन पार्ट, कॉमन हिस्सा क्या है, जो कि दोनों के पास हो। ठीक है ना, जो दोनों के पास हो। ठीक है, अब देखिए कौन इसमें कॉमन क्या है भाई, इसके पास देखा जाए तो इतनी जगहें जो है ये खाली है, ये वाला हिस्सा खाली है, तो ये वाला हिस्सा क्या है, फिल है। अब ये वाला हिस्सा भरा हुआ है तो ये हिस्सा खाली है देखा जाए। लेकिन हमको लेना कैसा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ये है कि ऐसा लीजिए कि जो कि इस वाले वेन आरेख में हो, जो कि इस वाले वेन आरेख में हो, यानी जो ए डैश में भी हो बी डैश में भी हो। ऐसा तो कहाँ देखने को मिल रहा है, केवल देखा जाए तो ये वाला पार्ट मतलब जो बाहर वाले पार्ट हैं केवल वहीं देखने को मिल रहा है, बाकी ये कॉमन नहीं है। यहाँ पे तो खाली, यहाँ तो भरा हुआ है, अब यहाँ पे भरा हुआ है तो यहाँ पे खाली है, इसमें तो कोई कॉमन पार्ट है नहीं। अगर ये ऐसा होता कि हाँ ये भी फिल हुआ होता, 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 यानी कि ये भी भरा होता, ये भी भरा होता, तब बोल देते कि हाँ भैया ये ए वाला पार्ट जो है ये वाला फिल है, ये भी मतलब भरा हुआ है, फिर बीच में ये दिक्कत क्रिएट कर देता। लेकिन यहाँ पे इसलिए इसने बोला है कि भैया ऐसा कोई पार्ट लीजिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट कौन सा है, देखा जाए तो कॉमन पार्ट यही पूरा है, जितना बाहर वाला है, ये जितना ये बच रहा है यही कॉमन पार्ट है। यहाँ पे भी पूरा फिल है, तो इसका मतलब क्या है, कॉमन पार्ट कौन सा आएगा हमारे पास, कॉमन पार्ट आएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है,
तो ये वाला हमारा कॉमन पार्ट है। ठीक, चलिए देखिए, यही वाला कॉमन पार्ट है ना। देखिए इतना वाला यहाँ पे जो फिल है, यहाँ पे फिल है, यहाँ फिल है, वही जो ये बी डैश और ये इंटरसेक्शन ये ए डैश, ये बी डैश का ये कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, जो कि ना तो इसमें भी है ना तो इसमें भी है, दोनों में। अब यहाँ पे फिल, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे फिल है, और यहाँ पे क्या है, खाली है, तो ये फिल है तो यहाँ पे खाली हुआ है। तो इसमें से कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, बाहर वाला हिस्सा आ रहा है, जो कि दोनों के पास है, वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया। अब लेकिन देखा जाए तो इन दोनों को देखिए ध्यान से, इन दोनों देखिए एक दूसरे क्या है, बराबर है ना, इक्वल हैं। यही तो देखिए, यही हमारा फार्मूले गुणधर्म में इसको यही तो सिद्ध करवा देना, क्या ए यूनियन बी डैश और ए यूनियन बी डैश बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, यही तो डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया आपको या नहीं समझ में आया, देख लीजिए। चलते हैं 3 और 4 की तरफ, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए इसका तीसरा और चौथा पार्ट। देखिए अब की बार जो बनाना है तीसरा और चौथा बनाना। तीसरा क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से, तीसरा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले क्या बताते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी का निकालिए, सबसे पहला काम यही करिए, ए इंटरसेक्शन बी का बनाइए। फिर बनाएंगे ये, तो मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ बनेगा, ये बाहर वाला पार्ट यूनियन होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट। ठीक, और ये अंदर कितने वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं, 2 समुच्चय बनेंगे, तो 2 वृत्त बनेंगे इसमें, हमारे 2 वृत्त बनेंगे। अब इसको देखिए ध्यान से। अब अगला है हमारे पास ठीक, अगला क्या है हमारे पास, ये समुच्चय ए समुच्चय बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब की बनेगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी डैश बनेगा। ठीक है, अगला वाला तो मान लीजिए इसको रेज नहीं करिए, अभी उसमें काम आएगा ये वाले का। इसका क्या बनेगा हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से। ठीक, ये बनेगा ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश। ये बार बार हमारा पार्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक, ये समुच्चय ए समुच्चय बी है। हमने इसको इसलिए रेज नहीं किया है क्योंकि ए डैश बी डैश तो ऐसे भी निकालना था, तो किस लिए खामखा रेज करें, समय का अभाव क्यों करें। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, चलिए बनाइए इसको। ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है कि ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन मतलब क्या है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में उभयनिष्ठ क्या निकलेगा। समुच्चय ए और समुच्चय बी में उभयनिष्ठ क्या है, समुच्चय ए और समुच्चय बी में उभयनिष्ठ पार्ट हमारे पास यही लग रहा है हमारे ख्याल से। हम लोग जो समुच्चय ए और समुच्चय बी को हटाते हैं, समुच्चय ए का मार करेंगे तो पूरा आएगा, समुच्चय बी करेंगे तो पूरा आएगा, तो बचेगा क्या, अंदर वाला यही है हमारे पास, ए वाला पार्ट है हमारे पास, जो कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में भी है। इंटरसेक्ट कॉमन कौन सा आएगा, उभयनिष्ठ कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। क्यों, क्योंकि अगर समुच्चय अगर केवल ए का बनाएंगे, यानी कि एक पूरा कहाँ गिरेगा, यहाँ पूरा गिरेगा, बी कहाँ गिरेगा, ये पूरा गिरेगा। तो इन दोनों में समुच्चय बी में कॉमन पार्ट कौन सा है, बीच वाला है, बीच वाला मार करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से तो इसको देखिए, ये क्या हमारे पास, ये इंटरसेक्शन बी डैश है ना। अब बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश बताया है, यानी कि देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी डैश को हटाइए, इस वाले पार्ट को अगर हटा देंगे, यानी कि जो पार्ट यहाँ पे घिरा हुआ है, यही तो होता था ना भाई, ए इंटरसेक्शन बी डैश को क्या करना है, हटाना है, जहाँ पे उसकी जगह है उसको हटाइए, बाकी सब तो वही है हमारे पास, क्या
यूनिवर्सल सेट, यानी कि देखिए जहाँ इसकी जगह कहाँ पे ले रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के बीच वाला, तो बीच वाले पोर्शन को हटा करके बाकी सब क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। ठीक, ये वाला पार्ट है हमारे पास। भाई यही तो था ना हमारे पास, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश था, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये का इसका क्या होगा, ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, इसका वेन आरेख दर्शेगा। तो ये क्योंकि ए और समुच्चय बी का उभयनिष्ठ यानी कॉमन पार्ट देखा जाए तो ये है। ठीक है ना, हमने बताया था इसको, हमने किस लेक्चर में बताया था, तो उसमें हमने आपको बताया था ना कि भैया इसको हमने पढ़ाया था जब संक्रियाएं पढ़ाए थे, उसमें आपको हम बताए थे कि ग्राफ कैसे, इसको वेन आरेख को कैसे बनाया जाता है। तो हमने वेन आरेख बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ कैसे बनेगा, ए यूनियन बी का ग्राफ कैसे बनेगा, और ए डैश बी डैश का बताया नहीं, ए डैश बी डैश नहीं बताया था ना। चलिए ठीक है, जो भी बताए थे मतलब कि ये हमने बताया था। ठीक है, तो इसको मतलब यानी कि ये ए और बी का ये कॉमन पार्ट है। अब यही कॉमन पार्ट को हटाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश निकलेगा। तो कॉमन पार्ट जो बचेगा तो कौन सा बचेगा, जो मतलब बचेगी वही तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन बी डैश बनेगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया पहला, ये बना है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी डैश बना है। ठीक, अगला देखिए, अब निकालना है हमारे पास ये चौथा वाला क्या है हमारे पास, चौथा वाला है ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या है, पहले ए डैश का ग्राफ बनाइए, फिर बी डैश का ग्राफ बनाइए, इसीलिए मैंने इसको रेज नहीं किया। ठीक है, एग्जाम में अगर करेंगे आप लोग भी, अगर मान लीजिए अगर इस तरह से अगर हमारे 4 क्वेश्चन आ गए, तो पहले सबसे पहले ए डैश बी डैश अगर मान लीजिए 2 बार है, यहाँ पर भी ए डैश पूछा है, यहाँ पर भी ए डैश बी डैश पूछा है, यहाँ पर ए डैश बी डैश पूछा है, तो एक काम करिएगा, पहले एक बना लीजिएगा, बाकी उसी के माध्यम से दूसरा भी दिखा दीजिएगा, हाँ कि ए डैश बी डैश का ग्राफ में बनाया है, जैसे हम लोग सवाल में करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, अब बार बार तो बी डैश है ए डैश निकालेंगे नहीं, तो एक बार निकाल दे सबको, तो ये ए डैश बी डैश का ग्राफ बना है। चलिए ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब बताना है कि ए डैश यूनियन बी डैश को मिक्स करना है ना, तो ए डैश बी डैश का ग्राफ कहाँ बनेगा, देखा जाए तो ए डैश बी डैश कहाँ बनेगा हमारे पास, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश का कहाँ बन रहा है हमारे पास, ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा था हमारे पास, हमारा ए डैश बन रहा था हमारे पास, ए डैश कहाँ बनेगा, ए डैश बनेगा हमारे पास ए डैश और बी डैश के समुच्चयों को घेरना है ना इसको, तो घिरेगा तो हमारे पास शायद हमारे ए डैश का ग्राफ कहाँ बनेगा हमारे पास, ए डैश का बनेगा ये बनेगा, ए डैश वाला ये बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी डैश, ए डैश और बी डैश, इसीलिए हमने सबसे पहले ए डैश और बी डैश हमने बना के रख लिया था। ठीक है ना, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना होगी, ताकि अगर एग्जाम में अगर मान लीजिए अगर दो तरफ में आए कि हाँ ए डैश बी डैश यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो एक काम कर लेंगे लोग कि इसको रेज नहीं करेंगे। रेज नहीं क्यों करेंगे, ताकि हम लोग इस सवाल में मैथमेटिकल तरीके से करते हैं कि अगर ए डैश बी डैश बार बार निकालते हैं नहीं कि बार बार उसको निकालेंगे। इसी प्रकार से अगर इसको डायग्राम बनाने के लिए आए तो ये ए डैश बी डैश अगर मान लीजिए कितनी बार दिया गया है ग्राफ बनाने के लिए, तो एक डायग्राम बना लीजिए एक बार ए डैश बी डैश का, फिर उसके माध्यम से फिर जो बोला है चाहे
ए डैश यूनियन बी डैश, चाहे ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछे, ठीक है ना, चाहे तीन तीन का पूछे तो उसको भी बना दीजिए, क्या दिक्कत है, आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए इसका, देखिए क्या पूछा है कि ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि ए डैश और बी डैश को मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए ध्यान से, इसको उठाइए यहाँ पे रखिए, तो ये वाला जो जगह खाली है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो जगह खाली है यहाँ पे रख देंगे तो ये भर जाएगा, यानी देखा जाए तो ये चीज़ जब उठाएंगे यहाँ पे रखेंगे तो कौन सा जगह खाली रह जाएगा, यही वाला जगह खाली रहेगा, यही जगह तो खाली रहेगा ना। इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये खाली रहेगा, ये तो ये भरा है, ये जो भरा है तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखा जाए तो ए डैश इंटर यूनियन बी डैश का कोई मिक्स करेंगे तो ये पूरी जगह आ जाएंगी, केवल बीच वाला हिस्सा छोड़ करके, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, बड़े इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अरे एग्ज़ाम में केवल इतना ही करना है और कुछ करना नहीं है। बड़ा मैटी एकदम बन गया एकदम। तो चलिए खैर, समझ में आने से मतलब है हमारे। तो ये जो जगह छूटा है ये क्या होगा भाई, इन दोनों में जगह नहीं खाली, मतलब खाली है तो इससे मतलब नहीं है। इन दोनों का उठा के एक साइड में रखेंगे तो हमें बताना था ए डैश और बी डैश का मिक्स करिए। मिक्स करेंगे तो भाई तो यही तो होगा ना। ये जो खाली है तो अगर इसको उठा कर मतलब कल्पना करिए कि हाँ इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, इसको उठा के यहाँ पर रखें, या इसको उठा के यहाँ पर रखिए, तो क्या होगा कि ये वाला जो जगह खाली है इसको उठा के रखेंगे तो ये भर जाएगा। तो ये जो भरा हुआ है, इससे जो खाली हुआ है तो यहाँ पर रखेंगे तो ये भरा दिखाई पड़ेगा। तो यानी कि ये जगह खाली भर जाएगा, और पीछे और ये बाहर का तो भरा ही है, तो खाली कौन रहेगा, बीच का। तो देखा जाए तो सवाल भी यही है हमारे पास। देखा जाए तो ये देखिए, ये भी क्या है, ये हमारे पास था ए यूनियन बी डैश था, ये बराबर किसके है, ये बराबर है ए डैश यूनियन बी डैश के, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, डी मॉर्गन्स लॉ, यही तो है हमारे पास, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या है। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हमारे पास अगर कोई एक समतल में अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है जो कि वो एक सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। तो उसमें से बताना है कि एक कोण जो है, एक कोण मान चलिए कम से कम 60 डिग्री का हो, तो बाकी कोण कितने डिग्री होंगे, तो यही चीज़ बताना है, ठीक है। बाकी कोण कितने डिग्री होगा। मान लीजिए अगर एक कोण मान लीजिए कम से कम, अगर मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर एक कोण जो बनेगा त्रिभुज, मान लीजिए एक त्रिभुज बना, तो ये मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है, तो जाहिर बात है अगला भी 60 डिग्री होगा। तो ये क्या है, संभावित त्रिभुज है। लेकिन अगर हम कहें कि हाँ मान लीजिए अगर एक बोला, इसमें क्या बोला है कि जिनमें कम से कम एक कोण जो है, एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, 60 डिग्री से अलग हो। 60 डिग्री से अलग मतलब क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास बना, ये मान लीजिए हमारे पास 90 डिग्री बन गया। मान लीजिए कोई टेढ़ा मेढ़ा मान लीजिए इस प्रकार का बन गया, और कोई मान लीजिए और भी मतलब तरह तरह के बन सकते हैं। और कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि हाँ मान लीजिए सर कि यहाँ पे 60 डिग्री है, मान लीजिए इस तरह भी बन सकता है कि हाँ मान लीजिए एक कोण मान लीजिए कि ये 90 डिग्री बन गया है तुम्हारा, ये मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए ये मतलब इस तरह करने पे टोटल 75 मानी 180 आ जाना चाहिए। त्रिभुजों का कुल टोटल योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे केवल शब्द का खेल है, हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए भाई, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का
समुच्चय। ठीक, ये चीज़ है। तो और समुच्चय ए क्या है हमारे पास? समुच्चय ए है हमारे पास क्या है ये कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो या जिनमें कम से कम एक कोण 60 से अलग हो या भिन्न हो। दिखाई दे रहा ही नहीं आप लोग को? देखने में पहले। ठीक है ना। तो इसमें केवल लिखने का है कि हाँ भैया, जो यूनिवर्सल सेट है वो किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। उसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं, लेकिन कैसा त्रिभुज है? और समुच्चय ए में क्या बोला है हमारे पास कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण जो है 60 डिग्री से अलग हो। 60 डिग्री से अलग होंगे तो बाकी के कोण कितने बनेंगे? तो बाकी इसका पूरा क्या होगा? नहीं देखा जाए तो सभी कोण क्या बनेंगे? 60 डिग्री का बनेगा। तो इसमें मतलब क्या है? तो इसमें लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि यानी इसका ए डैश, यानी कि ए का पूरक क्या बन जाएगा हमारे पास? ए का पूरक बनेगा हमारे पास, बनेगा उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसके सभी कोण 60 डिग्री के हो, 60 डिग्री हो। उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसके सभी कोण 60 डिग्री हो। खत्म हो गया भाई। अगर मान लीजिए, समझिए थोड़ा ध्यान से, अगर मान लीजिए कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, ठीक है, तो जिसमें कि समुच्चय ए हमारे पास क्या है, जो कि समुच्चय ए है, तो उसका पूरक क्या है? देखिए, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए, कम से कम एक कोण जैसा होना चाहिए 60 डिग्री का होना चाहिए। तो बाकियों का कोण क्या निकलेगा? उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या निकलेगा? जिसके सभी कोण क्या हो 60 डिग्री को। तो हो गया ना इसके ये पूरक। इसका उल्टा, इसका पूरक तो यही हुआ ना भाई। अगर मान लीजिए ये कोई ऐसा कोण है जिसमें कि एक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, और देखा जाए तो एक कोण अगर 60 डिग्री का होगा तो इसका उल्टा क्या होगा? अगर एक कोण मान लीजिए ये 60 डिग्री का है, तो उसमें मान लीजिए कि सभी त्रिभुजों में मान लीजिए कि जो कोण है वो 60 डिग्री से कम है, 60 डिग्री से कितना है? कम ही है। तो बाकी कोण अगर मान लीजिए अगर 60 डिग्री वाले कोण को हटा देंगे तो कौन सा कोण बचेगा? 60 डिग्री वाले बचेंगे, जितने बचेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें बोला है कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण जो है 60 से अलग है, यानी 60 से अलग, यानी 60 डिग्री से अलग है। 60 डिग्री से अलग मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर एक कोण जो है 60 डिग्री बनेगा, मान लीजिए इस प्रकार से, मान लीजिए ये 60 बन गया, मान लीजिए 115 है, तो इसको थोड़ा जोड़िए और मान लीजिए ये कोण भिन्न है। तो यानी कि देखा जाए ये कोण दोनों भिन्न है। और मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसा आ गया, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का है, ये अलग है, मान लीजिए ये 60 आ गया। तो एक कोण अगर ऐसा भी आ जाए कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज ऐसा होता है ना, एक त्रिभुज ऐसा मान लीजिए बनाते हैं हम कि ये हमारे त्रिभुज है। अब मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो कोई बच्चे से अगर पूछा जाए भैया अगर मान लीजिए ये 60, कोई लड़का कहे ये 60 डिग्री है, तो उसको एक चीज़ हम बता दें कि अगर ये 60 डिग्री तो तीसरा वाला 60 डिग्री होगा। ये मैथ में कक्षा हाई स्कूल में बहुत डेप्थ में पढ़ के अगर आप आए होंगे तो समझ आएगा, ठीक है ना। अगर ये 60 डिग्री तो ये वाला थर्ड वाला 60 डिग्री होगा। इसलिए इसलिए ऐसा वर्ड लिखा है कि जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से मान लीजिए ये 60 डिग्री होगा, तो ये ऐसा एक कोण है, ये ऐसे कोणों का समुच्चय, ये ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें से कम एक कोण 60 से अलग हो, 60 डिग्री से अलग हो। बाकी उसको यानी कि इसको अगर इस त्रिभुजों में से अगर ये कोण अगर ये जो त्रिभुजों का समुच्चय है, कौन त्रिभुजों का समुच्चय है? जिनमें से एक कोण 60 डिग्री से अलग हो, अगर उसको निकाल देंगे तो कौन सा बचेगा?
सभी त्रिभुज यानी कि जितनी ऐसा कोण ऐसा ऐसा त्रिभुजों का समुच्चय बनेगा जिसके सभी कोण 60 डिग्री हो, तो वही तो होगा। यानी कि देखा जाता है एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज का समुच्चय बनेगा। क्या बनेगा? ए डैश हमारा ए डैश बनेगा कि यानी कि बनाए बोल देंगे कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु है, समुच्चय उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय समबाहु त्रिभुज जिनमें सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। इस तरह लिख लीजिएगा बढ़िया से को। मतलब कुल मिलाकर इसमें जितने थे, इसमें केवल शब्दों का खेल है और कुछ है नहीं। यानी भाषा, इसमें पे भाषा केवल मायने रखता है कि आप भाषा कितना बढ़िया इसको बना कर लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगर तभी भी नहीं समझ में आएगा तो हमको आप मैसेज करिएगा, ठीक है। हमको कमेंट में जवाब लिख के भेजिएगा। नहीं आएगा तो हम इसको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा भाई, ये इसी का उल्टा है। इसका उल्टा मतलब इसी से हम लोग क्या करते थे, कोई अगर नंबर अगर दिया रहता था, हम लोग क्या करते उस नंबर को उसके अलावा ना, तो भाई अगर इस त्रिभुज को इसको एक बार फिर समझ लीजिए। मान लीजिए अगर ये कोई अगर समतल मान लीजिए कुछ भी है, तो उसके अंदर बहुत सारे त्रिभुज हैं। समबाहु है, विषमबाहु भी है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है, कैसा भी त्रिभुज है। लेकिन उसमें कैसा त्रिभुज किसमें का समुच्चय में क्या कौन सा त्रिभुज दिया गया है कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो, भिन्न हो। तो इनको सारे को हटा दीजिए, तो बचेगा कौन सा? ये वाला बचेगा, जिनके सभी कोण 60 डिग्री हो। तो हो गए ना एक दूसरे के पूरक है ना। इसका उल्टा तो यही हुआ। इसका अगर इसी कमी थी, इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा समबाहु। इसी की पूरे यही कमी था। बाकी सब तो 60 डिग्री से अलग ही हैं, सब बाकी सब 60 डिग्री से अगर अलग हैं, तो कमी किसकी थी? तीनों 60 डिग्री अगर हो जाएं तो हो गए इसके पूरक। तो इसी कमी थी, तो यही जो कमी था वही तो हमारा पूरक है। इसका पूरक ये है 60 डिग्री वाले समबाहु त्रिभुज का। तो क्या होगा कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु त्रिभुज है, खत्म, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? भाषा किसमें खेल है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और इसको क्या नाम है, इसको रोज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट वाला देखिए। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें केवल ये क्या है, इसमें केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है ना। इसको बताना है कि ये जो हमारे पास ए यूनियन ए डैश है वो किसके बराबर आता है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर आता है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आता है, ये क्या है, यूनिवर्सल और यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल डैश इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आता है, ठीक है ना। ठीक, चलिए देखिए, अब बताइए ए समुच्चय ए और ए डैश किसके बराबर आएगा, ए समुच्चय ए और ए डैश किसके बराबर आएगा। मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए अगर एक फॉर एग्जांपल का आपको माध्यम समझाते हैं, इसमें मान चलिए थोड़ा समझ में आएगा आप लोग को। मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 अवयव हैं और एक समुच्चय हमारे पास ए है, इसमें है अवयव 1 2 हैं। तो ए डैश कितना आएगा हमारे पास, ए के अलावा कौन है, 3 4 है, तो 3 4। तो अब देखिए क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन है कि ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश कितना आएगा, यानी यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों अवयव दोनों समुच्चयों का मिक्स कर लेंगे तो कितना 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखा जाए तो ये किसके बराबर आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये बराबर आ रहा है किसके, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रहा है ना। यानी कि ये किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के। हम आपको इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को मालूम चले कैसा हो रहा है, ठीक है ना। बाकी समझाएंगे, आप समझो, अगर समझदार हो कितना समझ जाएंगे कि भाई ए और ये समुच्चय ए और ए डैश के, यानी ये ए का पूरक तो यही है। देखा जाए तो ये किसके बराबर आएगा, यूनियन के बराबर, यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। तो ए और ये इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर आएगा। अब बताइए, अब ये ए समुच्चय ये ए डैश, यानी इसका ये पूरक कौन है, ए डैश। तो इसमें से कॉमन क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा। अगर ये ए है समुच्चय, ये ए है 1 2 है और ये ए डैश है, तो 3 4 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं कॉमन है, यानी कि 5 है। समझ में आया, 5 इंटरसेक्शन ए। तो 5 मतलब कि वही हमारे एक तरफ मान लीजिए हमारे पास की कि हमारे पास एक समुच्चय है जो खाली है, एक समुच्चय खाली है, मान लीजिए एक समुच्चय लेते हैं जो कि है खाली है।
अब ये क्या हुआ कि हमारे मान लीजिए एक समुच्चय बी है जो कि बी के पास कुछ अवयव है ही नहीं है। अब समुच्चय बी और समुच्चय ए में देखिए कॉमन क्या है भाई, ये समुच्चय खाली है, ये समुच्चय ये हमारे भरा हुआ है। इन दोनों में जो समुच्चय खाली है एक भरा हुआ है, जिसमें खाली एक मतलब भरा हुआ है, तो उसमें से कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं कॉमन होगा। जब कुछ नहीं कॉमन तो क्या होगा, 5 होगा। ठीक, अब ये क्या है, ये यूनिवर्सल, ये क्या है, यूनिवर्सल डैश है ना, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक है। सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक क्या होगा भैया, अगर मान लीजिए हमारे पास ये यू है हमारे पास, अभी यू का हम पूरक निकालेंगे तो यू का पूरक क्या होगा, यू के अलावा तो एक देखा जाए तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, तो हमेशा 5 होता है, खाली होगा। जब 5 होगा और 5 देखा जाए तो ये 5 है, 5 का इंटरसेक्शन ए निकालना है। ठीक है, वही बात हुई, ये देखा जाए तो ये भी क्या है, 5 है। ठीक है ना, खाली आएगा, रिक्त आएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.6 के। ठीक है, तो उसको चलिए ठीक है, जहाँ था कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आया होगा। जो कल प्रश्नावली चलेगी 1.6, तो वो थोड़ा सा खास है, उसमें सभी लोग बच्चे बहुत ध्यान से इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो ठीक है, तो वो चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज़ हम पढ़ाए हैं इसमें से अगर चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट में जवाब लिख के भेजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।